जब हम छोटे थे तो गली पड़ोस में कोई मकान बनता तो रेत आता था, रेता। तो हम क्या करते हैं कि सारे बच्चे मिलकर रेत का घर बनाते हैं, छोटा छोटा घर बनाते हैं और फिर उसको ही तोड़ देते हैं या खुद ही अपने घर पे कूद जाते हैं। ऐसा होता है ना। यही बात हम डाइट के साथ करते हैं कि हम बड़ी मेहनत से 2 दिन 3 दिन 4 दिन डाइट करते 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 जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि चीट डे कब आएगा। किसी ने मुझसे पूछा कि सर मैं ना लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैं दिन में 8-10 चाय पीता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मेरे साथ एक सज्जन बैठे हुए, उन्होंने कहा चाय को छोड़ दो भाई साहब। मैंने कहा सर ये कल भी नहीं छोड़ पाएंगे, परसों भी नहीं छोड़ पाएंगे और कभी नहीं छोड़ पाएंगे। कह रहे महेश्वरी जी आप बताओ, अगर आप होते मेरी जगह तो क्या करते। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करता, मैं 10 की 10 चाय पीता रोज़, लेकिन जो मेरा कप है उसकी। आप इतने सारे बिजनेस को देखते हैं, इतने सारे फ्रेंचाइजीज को भी आप हैंडल कर रहे हैं, तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा फाइंड आउट कर लिया होगा कि ये 3-4-5 गलतियां हैं जिसकी वजह से बिजनेस अच्छा चलता हुआ भी खराब हो सकता है। तो अगर मुझे पहले पता लग जाएंगी तो ऑडियंस को भी मदद होगी कि हाँ ये गलती मैं कभी नहीं करूँ, तो वो मैं जानना चाहूँगा। एक मारवाड़ी कहा जाता है कि अगर 1 लाख मारवाड़ी हैं तो उनमें से 10 मारवाड़ी होंगे जो फेल हो गए होंगे। 9,90,990 मारवाड़ी बिजनेस में सक्सेस हासिल करेंगे, ये उनके ब्लड में, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल सुनो। उसके पीछे कारण क्या है? जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से आपका स्वागत है योर ओन ग्रोथ, आपका अपना विकास में। बात एक ही है, 2026 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। क्यों? 4 ही चीजें हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और करियर। इसमें ग्रोथ कैसे लेके आनी है उस पर हम लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं, चाहे वो वर्कशॉप के रूप में हो, चाहे वो गेस्ट के रूप में हो। आज आपके सामने मैं जिनको लेके आ रहा हूँ वो कहानियाँ नहीं गाते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं और किया है अपने आप को, अपने परिवार को। और अगर मैं खाली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। मिलते हैं आज हम अमित महेश्वरी जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने वैल्यूएबल ऑडियंस के साथ ये पॉडकास्ट मेरे लिए रखा है। हम 2025 के ऑलमोस्ट एंड पे बैठे हैं, लगभग 30-35 दिन बचे हुए हैं। और अगर मैं मेरा डीएम दिखा दूं, इनफैक्ट आपके पास भी होंगे इस तरह के बहुत सारे ईमेल्स कि 2025 में वो नहीं कर पाए जो 2024 के एंड में हमने सोचा था जी। और ये वो समय है जो सबसे ज़्यादा इस समय क्या बिकती हैं, जर्नल्स जी, डायरीज, क्योंकि सबको लगता है मैं नई डायरी लेके आऊँगा, नया रेजोल्यूशन लिख दूंगा। लेकिन एक्चुअली में इस समय अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करूँ 25 से 35 की, इनकी हालत है ख़राब, क्योंकि इनके पास ना एक डाउट क्रिएट हो गया है। 22 में ये गलती की, 23 में ये गलती की, 24 में ये गलती की, 25 में भी वही हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ बहुत इंस्पायर करने वाली रही है। आप अलग अलग तरह के फील्ड में भी रहते हैं, मल्टीटास्किंग भी करते हैं, तो क्या ऐसी एडवाइस नहीं, 3 ऐसी जो शॉर्ट कमांड्स हैं कि ये तो करना ही है ताकि आपका 2026 उस लेवल पे, पीक पे चला जाए जिसके लिए आप बने हो, आप अपने पोटेंशियल को हाईएस्ट पीक अचीव कर पाओ। तो देखिए, किसी ने मुझसे ना एक क्वेश्चन पूछा कि सर पिछले 8 साल से आप लगातार 6 पैक ऐप शूट करते हैं 18 अप्रैल को, हर साल। अब 6 पैक ऐप्स अगर करने हो तो कम से कम 3 महीने का ड्यूरेशन लगता है उसको, जो लीन फिट है। तो आप कैसा ऐसे कर पाते हैं, डाइट कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं उसकी। तो मैंने उनसे कहा पहली चीज़, उन्होंने कहा मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। मैंने कहा पहले आपका सवाल ही गलत है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको फिटनेस करना है, आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस हासिल करनी है, आपको डे शेड्यूल प्लान करना है, तो वो मोटिवेशन से नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन तो आता और जाता रहता है। वो होता है कंसिस्टेंसी से। आप बिना कुछ सोचे, बिना किसी चीज़ पर ध्यान लगाए, कंसिस्टेंसी से एक जैसा काम लगातार करते रहें, आपको वो चीज़ अचीव हो जाएगी जो आप करना चाहते हैं। तो कंसिस्टेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहते हैं कि मैं लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, डाइट करूँगा। और डाइट करने के लोग क्या करते हैं कि कल से रोटी नहीं खानी, कल से तला हुआ नहीं खाना, कल से चाय नहीं पीनी। ऐसे कभी डाइट नहीं होती है। और अगर ऐसा आप कर भी लेते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे या 5वें दिन, जिसको हम चीट मील डे बोलते हैं, उस दिन आप टूट के इतना खा लेते हैं कि आप सारी कसर पूरी कर देते हैं। इसको ना बचपन से कोरिलेट करते हैं। जब हम छोटे थे तो गली पड़ोस में कोई मकान बनता तो रेत आता था, रेत आता, रेत बदरपुर, है ना। तो हम क्या करते हैं कि सारे बच्चे मिलकर रेत का घर बनाते हैं, छोटा छोटा घर बनाते हैं, फिर उसमें गड्ढा खोदते हैं, नीचे जाके हाथ मिलाते हैं और फिर उसको ही तोड़ देते हैं या खुद ही अपने घर पे कूद जाते हैं। ऐसा होता है ना। यही बात हम डाइट के साथ करते हैं कि हम बड़ी मेहनत से 2 दिन 3 दिन 4 दिन डाइट करते 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 जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि चीट डे कब आएगा। और चीट डे पर वो जो 4 मंजिला मकान हमने रेत का बनाया था, उस पर धड़ाम से कूद के उसको ढेर कर देते हैं, खुद ही तोड़ देते हैं। तो
किसी भी चीज़ के लिए और किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए ना मोटिवेशन प्राइमरी लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है, 1 दिन 2 दिन ट्रिगर करता है, लेकिन केवल और केवल कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन एक बार अगर आपने डेवलप कर लिया तो आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो मैं अगर खुद अपनी बात करूं, मैं 6 पैक एब्स शूट करता हूं तो मुझे डाइट चेंज करने में 12-15 दिन लग जाते हैं। डाइट चेंज करने में ऐसा नहीं होता कि मैं फॉर एग्जांपल एक मस्कुलरिटी वाली डाइट ले रहा हूं कि मैं 500 ग्राम चिकन पर डे ले रहा हूं और कल से मुझे लीन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मैं अब सब कुछ छोड़ दूंगा और मैं बॉइल्ड वेजिटेबल्स पे आ जाऊंगा। संभव ही नहीं है। वो 500 ग्राम चिकन फिर 400 होगा, फिर 200 होगा, फिर 100 ग्राम रह जाएगा। वेजिटेबल 100 ग्राम से 200, 200, 300, 400, 500 ऐसे बढ़ेगी। अच्छा, ग्रेजुअली होगा, ग्रेजुअली होगा, कट यस। ऑफ नहीं होगा। अगर आप कट ऑफ करेंगे ना तो आप कभी भी कट ऑफ कर ही नहीं सकते। ओके। किसी ने मुझसे पूछा कि सर मैं ना लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं दिन में 8-10 चाय पीता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो मेरे साथ एक सज्जन बैठे हुए, उन्होंने कहा चाय को छोड़ दो भाई साहब। मैंने कहा सर ये कल भी नहीं छोड़ पाएंगे, परसों भी नहीं छोड़ पाएंगे और कभी नहीं छोड़ पाएंगे। कह रहे महेश्वरी जी आप बताओ अगर आप होते मेरी जगह तो क्या करते। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करता, मैं 10 की 10 चाय पीता रोज़, लेकिन जो मेरा कप है उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे घटाता। आपको सिर्फ 4 घूंट चाय कम पीनी है, ये संभव है। आपका ब्रेन जो मैपिंग कर रहा है कि 10 चाय पीते, पियो ना यार 10। दूसरा आपको ट्रिगर क्या करना है अपने घर में, जब आप घर पर जाते हैं, आप टहलते हैं, वाइफ खाना बना रही हैं, खाना बन गया, हाँ नहीं अभी नहीं हुआ, आपने डाइनिंग टेबल पर देखा वो मिठाइयाँ रखी हैं वो खा ली। एक फार्मूला है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अब आपको क्या करना है, जितनी भी हार्मफुल चीज़ें हैं बॉडी बिल्डिंग को लेके या ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, उनको आपको खाना है, लेकिन ढूंढ के खाना है। आपने किचन के ऊपर वाले लॉफ्ट एरिया में रख दिया, फ्रूट्स रेगुलर रखे हुए हैं, ड्राई फ्रूट रेगुलर रखे हुए हैं, आप घूम रहे हैं फिर रहे हैं, अरे बादाम चल ठीक है 2-4 खा लिए, ये तो बर्फी के साथ करते हैं, ये तो समोसे के साथ करते हैं। तो आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट वाला फार्मूला अपना, आंखों से दूर, आंखों से दूर। तो जब मन बहुत इच्छित हो जाए उसकी चाहत में, तब ढूंढ के खाऊंगा मैं, एफर्ट लगाना है। एफर्ट लगाना है। तो एक ये तरीका है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके सराउंडिंग जो लोग हैं ना वो आपको कैसे सपोर्ट करते हैं। बड़ी प्यारी सी बात बोलता हूँ, जब मैंने डिसाइड किया था ट्रांसफॉर्मेशन करने का तो वाइफ सुबह पूछती थी आज सुबह जिम जाओगे या नहीं जाओगे। सिंपल लाइन है। तो मॉर्निंग में क्या ट्रिगर करेगा, पहले नहीं जाना। मुझे पता कैसे ट्रिगर करता रहा, मुझे लगता रहा वाइफ कह रही है आज जिम जाओगे या नहीं जाओगे, तो कहता नहीं जाऊंगा। तो मुझे जब दिन में उठे यार बड़ा गिल्ट फील हुआ, यार ये क्या हुआ यार आज मैं गया नहीं। तो मैंने सबसे पहले वाइफ को एक कमांड दी, क्योंकि ब्रेन सबसे ज़्यादा स्लो प्रोसेस में जब होता है ना तब वो उन कमांड्स को एक्सेप्ट करता है जो ईजी होती है। मैंने कहा मुझसे कभी मत पूछा करो कि जिम जाओगे या नहीं जाओगे। पूछो अरे उठो तुम्हें जिम नहीं जाना क्या, मैंने कहा ये भी मत पूछना, सीधा बोलना उठो तुम्हें जिम जाना है। तो मेरे सबसे पहले मैंने अपनी वाइफ का माइंडसेट चेंज किया कि यू आस्क मी कम ऑन वेकअप गो टू द जिम। तो वहां से ब्रेन के पास सीधा मैसेज गया कि ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, सीधा ना करने का ऑप्शन ही नहीं है। एक लोग बड़ा मतलब माइंड के साथ एक प्रोग्रामिंग के साथ एक गेम प्ले करते हैं। आप इसमें एक्सपर्ट हैं एनएलपी में, आप इस बात को कोरिलेट भी कर पाएंगे। लोग ना अलार्म लगाते हैं और कहते हैं कल से सुबह 5 बजे उठूंगा। वो व्यक्ति तो 8 बजे उठता था, वो कल से सुबह 5 बजे उठेगा। पता है सिर्फ अर्ली मॉर्निंग उठने के जो प्रोसेस है वो भी 10-12 दिन का है। 8 बजे उठता था बंदा, उसको 7:30 का अलार्म लगाना अगले 2-3 दिन। आसान हो जाएगा, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई डे खराब नहीं होगा। अगले 4-5 दिन तक उसको 7 बजे का अलार्म लगाना है, अगले 4-5 दिन तक उसको 6:30 का लगाना है, फिर 6 का लगाना है, फिर 5:30 उठना आसान हो जाएगा। मतलब आपके हिसाब से चाहे डाइट हो चाहे हैबिट आपको नहीं बनानी है, चाहे हैबिट को ब्रेक करना है, वो ग्रेजुअली ही ब्रेक होगी, वो ग्रेजुअली ही बनेगी। यस। और यही सबसे बड़ी गलती हो रही है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग। और ये बात केवल ट्रांसफॉर्मेशन पे, फिटनेस पे लागू नहीं होती, बिजनेस के, सोशल लाइफ के, पर्सनल लाइफ के हर एस्पेक्ट पे लागू होता है कि आप कैसे धीरे 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 करके लोगों से क्या क्या रिजल्ट चाहते हैं। देखो एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। कहते हैं ना कि आज आप जिस स्तर पर हैं वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पिछले 5 वर्षों से आप किस तरह के लोगों के साथ थे। ठीक बात है ना। कहते नहीं योर सर्कल विल डिसाइड व्हाट यू आर एंड व्हाट यू विल बी। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि पिछले 5 वर्षों से किसके साथ थे। तो भविष्य का प्रमाण क्या होगा कि आज आप जिसके साथ हैं उससे आगे वाले 5 साल निर्धारित हो जाएंगे। ट्रू। उसका रिजल्ट क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस इज अ पॉसिबिलिटी टू अचीव इन फ्यूचर। ठीक यही बात हमें जब सर्कल को डेवलप करना होता है ना तो लोग कहते हैं कल से सारे पुराने दोस्त कट और नए दोस्तों से दोस्ती करना शुरू करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता।
धीरे धीरे आपके जो नंबर ऑफ आवर्स हैं 4 घंटे 5 घंटे आप अपने सोशल नेटवर्किंग में लगाते हैं, धीरे धीरे आपको नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, एकदम से नहीं, वरना कहेंगे बंदा तो बदल गया है। धीरे धीरे पिछले रिलेशंस को मेंटेन करते हुए नए रिलेशंस को डेवलप करना, फिर उसमें बैलेंस बनाए रखना कि मैं ज़्यादा समय कहाँ दे रहा हूँ और कम समय कहाँ दे रहा हूँ, ताकि पुराना दोस्त ये ना कह दे यार तू तो अब बदल गया है ना। परिस्थितियाँ बदलनी चाहिए, तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। मैं खुद भी कई बार, हम जब ट्रेनिंग सेशन में होते हैं और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपका फ्यूचर डिसाइड करता है आपका प्रेजेंट, और प्रेजेंट उससे डिसाइड है कि आप पास्ट में क्या डिसीजन ले चुके हो जी, तो उसको चेंज कर लो, फ्यूचर चेंज हो जाएगा। तो अब बिल्कुल आप, लेकिन आपने बहुत सही एक फॉर्मूला बता दी जो ऑडियंस के बहुत काम का भी है कि आप ग्रेजुअली करो। हाँ। हम नॉर्मली सबसे बड़ी गलती ही करते हैं कि ब्रेन को ना बहुत अनप्रडिक्टेबल चीजें बताते हैं, कल से सब कुछ बंद, वो पहले कल से सर होगा ही नहीं ना, वो एकदम डर जाता है। बिल्कुल, तो वो डर जाता है तो वो आगे से एक्शन ही नहीं लेता। एक बड़ा टेढ़ा सा एग्जांपल लेता हूँ इसमें। जब कोई व्यक्ति शराब पीना शुरू करता है ना, तो वो पहले ही दिन एक बोतल नहीं पीता, नहीं पीता, सही कह रहे हो। पहले दिन तो पहला पैक पिएगा तो वो हो गला जल गया यार, ये क्या बकवास, लेकिन उसका मजा उसको आएगा। मैं शराब को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि पहले दिन एक पैक पिएगा उसको हल्का सा नशा हो जाएगा, फिर 2-4 दिन बाद 10-15 दिन बाद एक पैक में उसको कुछ मजा नहीं आएगा, फिर वो 2 पैक, फिर 3 पैक, फिर 4 पैक। पहले वो फ्रेंड्स सर्कल में पीता था, कभी खुशी में पीता था, फिर वो गम में भी पीना शुरू करेगा, फिर वो आधी बोतल पे आ जाएगा, फिर वो 1 बोतल पे आ जाएगा। ऐसी छूटती भी नहीं है। एक शराबी की अगर शराब छुड़ानी है और आप कहो कि कल से इसको शराब नहीं देनी, वो तड़प के मर जाएगा। फाइन, तो तरीका क्या होगा, जितनी क्वांटिटी वो पीता है उसका सिर्फ 10%। एक रिस्क एपेटाइट है हर व्यक्ति के अंदर। अगर आप बिजनेस में बात करें, मैं आपसे बोलूं कि सर आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपने कहा 10%, 10 करोड़ का रिस्क मैं ले सकता हूं, बट आप 100 करोड़ का रिस्क नहीं लेंगे। तो ठीक उस तरह से जो कंफर्ट जोन है वो 10% है। 10% करते जाएं, एक दिन वो 10% इकट्ठा होकर 1000% से भी ज्यादा बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत रिलेटेबल एक एडवाइस है। ये एडवाइस ना कि मैं कमांड ही बोलूँ कि 10% तो बहुत अचीवेबल है जी, इजीली मतलब आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो आज। वंडरफुल, क्योंकि आपने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ दी, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे ले लेता हूँ। बहुत डिबेट चलता है सोशल मीडिया पर, जॉब करें कि बिजनेस करें, क्योंकि आप बिजनेस में हैं और आप अलग अलग तरह के लोगों को कोच भी कर रहे हैं, और मैंने एक्चुअली दोनों किए। मैं पहले जॉब में था तो मैं बिजनेस में हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन से वो लोग हैं जिन्हें कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्या माइंडसेट होता है उनका, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयज काम भी करते हैं जी, और आपको पता है इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जॉब छोड़ेगा वो पोटेंशियल जीरो हो जाता है जी, और वो फिर कहीं किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुन लेता है और जॉब ड्रॉप कर देता है। तो मैं वो जानना चाहता हूँ किनको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। जी देखो, आपने ना मतलब जब इस पर बात करते हुए डिबेट वाला कॉन्सेप्ट है ये। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप एक अपराध कर रहे हैं, आप अपने भविष्य को मार रहे हैं, आप वो हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप दूसरों के सपने पूरा करेंगे तो आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉब में भी लोग बहुत टॉप लेवल तक पहुंचते हैं, है ना। स्टीव जॉब भी जॉब करते हैं अपनी कंपनी में, मार्क जुकरबर्ग भी अपनी कंपनी में जॉब करते हैं, हालांकि इज अ इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस ओनर, बट उसके बाद भी वो जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जहां पर वो लोग जॉब में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में सफलता हासिल करना और बिजनेस को चलाना और बिजनेस को बढ़ाना और बिजनेस में एक जैसा बने रहना, सारे अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स हैं। दैट टोटल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। कहते हैं द वे यू डू वन थिंग द वे यू डू ऑल। दोबारा बोलता हूं, द वे यू डू वन थिंग द वे यू डू ऑल। इसको एग्जांपल भी बताना। देखिए, एग्जांपल फिर थोड़ा टेढ़ा लूंगा, कई बार चीजें कंट्रोवर्सी में चली जाती हैं, लेकिन इसको लर्निंग के रूप में देखना। आपने बताया कि डिपार्टमेंट में आपके काफी सारे अच्छे फ्रेंड सर्कल में हैं, तो पुलिस कैसे आइडेंटिफाई करती है कि ये जो मर्डर पंजाब में हुआ है ये वही बंदा है जिसने राजस्थान में मर्डर किया है, जिसने बिहार में मर्डर किया है, जिसने नेपाल में मर्डर किया था, जिसने बांग्लादेश में मर्डर किया था, और आज अब वो बाकी अदर स्टेट्स में भी मर्डर कर रहा है। पैटर्न। इसका मतलब द वे यू डू वन थिंग द वे यू डू ऑल। आप एक काम जैसे करते हैं आप हर काम वैसे ही करते हैं। सोचो एक मर्डरर जो पकड़ा ना जाए और वो इस तरह से मर्डर कर रहा है, उसके बावजूद भी ये डायग्नोज हो जाता है कि पिछले 5 मर्डर इस एक तरह के पैटर्न से किए, जिसमें माइनर चेंजेस ही हैं। यही बात हमारी ब्रेन मैपिंग पर लागू होती है। आप जो काम जैसे करते हैं आप हर काम वैसे ही करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इतने सक्सेसफुल एम्प्लॉय हैं कि वो एक एम्प्लॉयर से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन
वो उस काम को उतनी ही शिद्दत से करते हैं जितनी शिद्दत से एक बिजनेस ओनर बिजनेस करता। कई बार एक एम्प्लॉय के मन में एक भ्रम होता है, और वो भ्रम ये होता है कि भाई मैं एज अ एम्प्लॉय इस कंपनी को चला रहा हूं, बहुत बार है ना। होता है। तो उसको मैं सबसे चला पहले जाऊंगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। हाँ, मैं चला गया तो कंपनी की बात लग जाएगी। तो उस एम्प्लॉय को ना अपने आप से सबसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहिए, सेल्फ एनालाइज जिसको हम बोलते हैं, कि क्या जब मैं आया तब ये कंपनी शुरू हुई? यदि हाँ, तो यदि मैं चला गया तो कंपनी बंद होने की संभावना है। जब मैं इस कंपनी में आया वो पहले से थी, और जब मैं चला जाऊंगा तब भी वो रहेगी, बस मुझे कोई रिप्लेस कर देगा। ये हो सकता है कि वो मुझसे बेहतर हो या मुझसे कमतर हो, पर मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस सृष्टि में जो मानव है वो अब से नहीं है, हजारों साल से है। किसी के आने और जाने से सृष्टि को प्रभाव नहीं पड़ रहा है, प्रभाव पड़ता है उसके करीबी लोगों को, और वो भी कुछ दिन। ठीक बात है। उसके बाद वो भूल जाते हैं कि कौन था, हाँ, बहुत है ना। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉई हैं। अगर आप अपना काम शिद्दत से करते हैं तो एम्प्लॉय रहते हुए भी आप बिना एफर्ट के एम्प्लॉयर बन सकते हैं। एक एग्जांपल आपको बताता हूं। मेरे ज्ञान इंस्टीट्यूट है सिंस 1999, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्सेज कराते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ना इतने मेहनती होते हैं कि वो चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, और फिर गाइडेंस के साथ साथ कहते हैं सर हमें कुछ ऐसा ट्रेन करें कि हम आगे बढ़ें। तो मेरी कंपनी का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का एज ए पियोन मेरी कंपनी में आया, उसने कोई फीस नहीं दी, मुझसे सैलरी ली उल्टा। एज ए पियोन वो मुझसे पैसे लेता था जॉब के, अपने काम के, लेकिन वो ऑब्जर्व करता था कि स्टूडेंट काम कैसे करते हैं, रिपेयरिंग कैसे करते हैं। तो देखते देखते धीरे धीरे उन स्टूडेंट को हेल्प कर देना, उनको टूल्स उठा के दे देना, या कोई पार्ट है तो पार्ट उठा के दे देना कि इस जगह पर ये पार्ट लगेगा। जो व्यक्ति 2 घंटे कोर्स करके जा रहा है और जो व्यक्ति सेम लैब में 8 घंटे व्यतीत कर रहा है, दोनों में से ज़्यादा बार कौन देख रहा है सेम फॉल्ट को? 8 घंटे वाला। धीरे धीरे उस बच्चे ने पानी पिलाना, सफाई करना, ये सब कुछ करते करते स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आई तो हेल्प करना शुरू कर दिया। अरे ये वाला फॉल्ट भैया, ये वाला फॉल्ट ऐसे ठीक होगा, ये मैंने पिछली क्लास में देखा था। वो 8 घंटे एक चैप्टर को पढ़ रहा है। क्या बात है। फिर क्या समय आया कि एक दिन मुझे लगा कि नहीं यार, ये लड़का बहुत मेहनती है। मैंने उसको कहा बेटा एक काम कर, तू पियोन का ऐसा काम तो कर ही रहा है, पर दोपहर वाले एक बैच में ना प्रॉपर कोर्स कर ले। तो एक आफ्टरनून में हमारा बैच होता था 2 से 4, जो जनरली उसके लिए लंच टाइम होता था। मैंने उसको पूरा कोर्स कराया। फिर कई बार होता है कोई टीचर नहीं आया, एब्सेंट हो गया, तो उसने उसको सपोर्ट कर दिया एज ए असिस्टेंट टीचर कि आज वो सर नहीं आया पर इस फॉल्ट का सोल्यूशन मुझे पता है। धीरे धीरे वो लड़का कॉन्फिडेंट हो गया। उसी समय पर मेरे यहाँ पर एक टीचर ऑलरेडी था जो सेम कोर्स कराता था एज ए टीचर। उस टीचर के अंदर वो असिस्टेंट टीचर के रूप में वहाँ पर काम करने लगा। पियोन से वो असिस्टेंट टीचर तक पहुंच गया। पियोन से असिस्टेंट टीचर। फिर मैंने उसे साफ सफाई और काम कर दिया, अब तू मत करा कर यार, ये काम कोई और करेगा, क्योंकि स्टूडेंट फिर कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते कि ये पियोन हमें बताएगा। लेकिन कहता सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बता दूंगा फॉल्ट, और अगर लगता है ऐसा तो वो मुझसे ना पूछे, जिसको ना सोल्यूशन मिल रहा हो वो मेरे पास आ जाए। तो स्टूडेंट्स इंटेंशनली उससे पूछने लगे यार ये वाला फॉल्ट है भाई तुम बता दो। वो असिस्टेंट टीचर बन गया, और जो टीचर था वो इतना एटीट्यूड में था कि यार आई एम ए टीचर यार, आई नो एवरीथिंग। धीरे धीरे करते करते जब वो टीचर की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसने कहा सर कोई बात नहीं, बैच मैं ले लूँ। धीरे धीरे उस लड़के ने बैच लेना शुरू किया। बस उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं था, एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। तो मैंने उसको कहा कि एक काम कर बेटा, तू नेशनल ओपन स्कूल से 10th क्लास के एग्जाम दे, और दोपहर के समय पर 2 से 4 ट्यूशन पढ़ने जा, जिसमें इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स को विशेष रूप से स्टडी कर। वो लड़का उस समय पर ट्यूशंस पढ़ने भी जाता था, यहाँ पे भी आपसे यहाँ काम पर कर रहा था। असिस्टेंट टीचर के साथ साथ टीचर की एब्सेंस में एक टीचर के रूप में काम कर रहा था। फिर मेरी एक नई ब्रांच का ओपनिंग हुआ। मेरे दिल्ली में मल्टीपल सेंटर्स हैं, तो एक नई ब्रांच का ओपनिंग हुआ। तो उसने कहा कि सर अब नाउ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो सर अब आप मुझे वहाँ प्लेस कर दो एज ए असिस्टेंट टीचर। तो मैंने उनको एज ए असिस्टेंट टीचर भेजा, पर उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी वो एज ए टीचर वहाँ काम करने लगा। टीचर का काम मतलब टीचिंग करते 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 उसकी एक्सपर्टीज इतनी हुई कि उसने नए फॉल्ट्स डेवलप करना शुरू कर दिया। तो हमने उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ले लिया, जहाँ नए फॉल्ट्स को डायग्नोज किया जाता है नए मोबाइल फोन्स में। फिर उस लड़के ने एक दिन कहा कि सर मैंने ना थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, मेरे पास 3-4 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं, अगर कोई आपकी ब्रांच खोले तो मुझे उसमें 20% 25% एज ए पार्टनर मुझे शुरू करवा देना। मैटर ऑफ चांस मुझे लगा नहीं ये इसके अंदर कैपेबिलिटी भी है और ये ऑनेस्ट भी है, डेडिकेटेड भी है। साथ साथ वो 12th किया उसने, फिर BSc में एडमिशन लिया, और उस स्टूडेंट को हमने एक नई ब्रांच खोल कर दी 50% पार्टनरशिप पे। 50% मेरा, 50% मेरी यूनिट वो संभालता था। तो उसने मैनेजमेंट सीख लिया था सुबह से शाम तक। फिर वहाँ पर नंबर ऑफ टीचर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो वही टीचर
जिस समय पर वो टीचर, उसके साथ में वो बंदा पियोन था, उसको हमने प्लेस किया उस सेंटर पे। उसका माइंडसेट एज ए टीचर ही था। फिर एक दिन ऐसा आया, उस बच्चे ने अच्छा पैसा कमाया और फर्स्ट अपनी लाइफ की जेन, मारुति जेन एक कार आती थी, मारुति सुजुकी जेन, उसने कहा सर मुझे ये खरीदनी है पर मेरे पास ITR नहीं है, तो मैंने उसको जेन फाइनेंस करा के दी। उसने और पैसा इकट्ठा किया, एक इंस्टीट्यूट अपनी मॉम के लिए खोला, एक इंस्टीट्यूट अपने फादर के लिए खोला। वो बहुत स्टेबल लोग नहीं थे, लेकिन उसके मदर और फादर भी एक ब्रांच चलाने लगे। फिर एक दिन बोला कि सर आप बताओ इस सेंटर मुझे कितने प्रीमियम पे दोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, 100% तू रख ले, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देनी तुझे। नाउ इज द ओनर ऑफ 3 इंस्टीट्यूट्स। देयर आफ्टर द सेम टीचर, जिसके यहां पर, जिसके साथ में वो असिस्टेंट टीचर था, उससे पहले पियोन था, वही सेम टीचर आज भी, मैं नंबर ऑफ ईयर्स की बात करूं तो 2001 से 2025 आ गया, वही टीचर आज भी उसकी ब्रांच में एज ए टीचर है। और वही व्यक्ति जो पियोन था वो आज 16 इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है। 16 इंस्टीट्यूट, एवरी, यस। सो दैट इज व्हाट माइंडसेट। उस टीचर को कहता है यार हमें क्या करना है यार, हम क्यों नए फॉल्ट की रिसर्च करें, हमें पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, मैं क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊं, मैं क्यों बैच बनाने में डेडिकेटेड रहूं, मैं क्यों देखूं कि कौन सी ब्रांच पे जाऊं, मैं तो कंफर्ट जोन में चलूंगा। आज भी वो टीचर, मैं जो बात बोल रहा हूं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पर मेरा चैनल अलग से एक और है, ज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल रिपेयरिंग, वहां पे जाकर आप देखना, 16 साल पहले का वीडियो है। एक लड़का क्लासरूम के बीच में पियोन की सफाई कर रहा है, वो काम कर रहा है, पता लग जाएगा पियोन है। 16 साल के बाद आप वीडियो देखेंगे, वो लड़का आज सासाराम बिहार में और दिल्ली के 16 सेंटर का ओनर है। उसकी अर्निंग इज मोर देन 20 लाख रुपए पर मंथ है। और वो टीचर जिसकी उस टाइम पर सैलरी 15,000 थी, उसकी आज सैलरी 35,000 है, और वो उसी की एक ब्रांच में टीचर है। तो जॉब का माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट, काम में आगे बढ़ने का माइंडसेट। उसके फादर जो लड़के के थे ना, वो ट्रांसपोर्ट, जो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट एरिया होता है, वहां पर ट्रक्स की सीट सिला करते थे। उसने अपने फादर को अपग्रेड किया, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव किया, अपनी मदर को अपग्रेड किया। उसकी मदर घर पर काम किया करती थी सभी के, एंड नाउ दे आर लाइफ चेंज हो गई। दे आर मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स। और मेरी रॉयल्टी कलेक्शन का सबसे बड़ा रॉयल्टी कलेक्शन उन 16 सेंटर मतलब 1% से आता है। सो दैट इज व्हाट माइंडसेट। ये आज ना मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ दिस इज अ मास्टर क्लास। ये आज हम खाली एक जेनरिक बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे सामने अगर एग्जाम्पल होता है तो ब्रेन को एक रेफरेंस मिल जाता है। यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से लिया था, नॉर्मली क्या होता है कि मैंने कोई बैकअप प्लान तैयार किया नहीं, और मुझे एक्चुअली में ये भी नहीं पता क्या मैं बिजनेस करने के लायक हूँ, या मैं ईगो में आकर या किसी और से जेलसी करके मैं डिसीजन ले रहा हूँ, तो मेरे पीछे जो मेरी फैमिली है बेचारी वो सफ़र करेगी। तो इतना मुझे इतनी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। और ये आपने बहुत सही एग्जांपल दिया कि अगर मेरे मन में ऑनरशिप अपनी जॉब के प्रति नहीं है, तो बिजनेस के प्रति तो हो ही नहीं सकती। जो पैटर्न वाला आपने एग्जांपल दिया ना, वो बहुत रिलेटेबल है, एब्सोल्युटली ट्रू, वंडरफुल। मुझे ना और भी बहुत सारी बातें करनी हैं आपके साथ, आपके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, लेकिन मैं अभी ऑडियंस को मैं वहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ जो उनको समझ में आया कि 2025 में वो गलती जो कर चुके हैं वो 30 दिन में कैसे सुधार लें। अब ना बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि या तो मुझे साइड इनकम करने हैं, कोई मुझे ऐसा कोई बिजनेस शुरू करना है, मैं जॉब करता हूँ तो साथ में कुछ और स्किल सीख लूँ। जी, आप इतने सारे बिजनेस को देखते हैं, इतने सारे फ्रेंचाइजीज को भी आप हैंडल कर रहे हैं, तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा फाइंड आउट कर लिया होगा कि ये 3, 4, 5 गलतियाँ हैं जिसकी वजह से बिजनेस अच्छा चलता हुआ भी खराब हो सकता है। तो अगर मुझे पहले पता लग जाएंगी तो ऑडियंस को भी मदद होगी कि हाँ ये गलती तो मैं कभी नहीं करूँ, तो वो मैं जानना चाहूँगा। ग्रेट। इसमें देखो अलग अलग तरह के बिजनेस मोड्स हैं। अगर मैं स्टार्टअप लेवल के बिजनेस की बात करूँ ना, तो उनकी सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है, वो 1000 डेज पॉलिसी को नहीं समझते। 1000 डेज पॉलिसी, यस, या इसको 1000 डेज पॉलिसी तो हम मॉडर्न ट्रेड में बोलते हैं, बट अगर ट्रेडिशनल तरीके से बोलो ना, वो मारवाड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं समझते। एक मारवाड़ी, कहा जाता है कि अगर 1 लाख मारवाड़ी हैं तो उनमें से 10 मारवाड़ी होंगे जो फेल हो गए होंगे। ठीक है। 9,90,990 मारवाड़ी बिजनेस में सक्सेस हासिल करेंगे, ये उनके ब्लड में, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल सुना है। उसके पीछे कारण क्या है? मारवाड़ी 1000 डेज पॉलिसी को अडेप्ट करता है। मारवाड़ी को जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है ना, वो इस इंडस्ट्री में इकट्ठा पैसा लगा के कभी काम नहीं करता। वो डिसाइड करेगा कि उसको किस इंडस्ट्री में जाना है, उस तरह की इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी को सर्च करेगा, वहाँ पर कुछ दिन जॉब करेगा, जॉब के साथ पैरेलल वो धीरे 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 पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर देगा सेम इंडस्ट्री का,
लेकिन चीटिंग करके नहीं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि स्टार्टअप अगर कहीं से ट्रेनिंग ले रहा है तो वो सोचेगा जिसके साथ मैंने बिजनेस किया है उसी के क्लाइंट को तोड़ देता हूँ। मारवाड़ी देखेगा कि मैं फॉर एग्जाम्पल ए इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो अब मेरे को काम तो यही करना है पर अपने मालिक के साथ ईमानदारी बरतनी है। पार्ट टाइम में वो नई जगह पर बिजनेस एक्सप्लोर करेगा। जैसे दिल्ली का कोई मारवाड़ी दिल्ली में आके काम कर रहा है मारवाड़ से, और उसने अपने लाला को देख लिया कि मेरे लाला जी का पूरा बिजनेस दिल्ली में है, तो वो बिजनेस को समझेगा, उसकी परचेजिंग, उसकी सेल्स, उसकी मार्केटिंग, उसकी नेटवर्किंग, उसके प्राइसिंग, उसका टिकट प्राइस, सब कुछ समझेगा। और उसके बाद में वो ऐसी स्टेट पे काम करना शुरू करेगा जहां उसके लाला को व्यापार से कोई नुकसान ना हो। वो कहेगा मैंने यूपी में ट्रेडिंग शुरू कर दी। अब उसकी सपोर्ट कहाँ से लेगा? अपने लाला जी से, कि साहब मैं रोज़ देखता ही हूँ, तो मुझे कुछ रॉ मटेरियल मिल जाए तो मैं इसको बता देगा उनको मैं क्या कर रहा हूँ। पार्ट टाइम मेरे पास सर ये काम है, बट मैं आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को टच नहीं करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ आप नहीं है। धीरे धीरे करके जब उसकी इनकम उस सैलरी की इनकम के इक्वलेंट या उससे ज़्यादा हो जाएगी, तब भी वो लाला जी को छोड़ेगा नहीं। अब वो लाला जी के सानिध्य में फिर से जाएगा और कहेगा कि सर अब मैं जॉब नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेस ओनर और योर बिजनेस पार्टनर और योर बिजनेस एसोसिएट। आपका नाम मुझे दीजिए, आपका आशीर्वाद मुझे दीजिए, आपका सपोर्ट मुझे दीजिए। अब मैं गाजियाबाद में ये बिजनेस सेट कर रहा हूँ जहाँ आपका नहीं है। बिलीव मी कि 100 में से 90% बिजनेस ओनर आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप उनकी टेरिटरी को टच ना करें तो। वो कभी कॉम्पिटिटर नहीं मानेंगे और उनके क्लाइंट्स को ना तोड़े, उनके वेंडर्स को ना तोड़े, उनके प्राइस के साथ कंपटीशन ना करें, प्रोडक्ट को डिफीट करने की कोशिश ना करें, उनका आशीर्वाद लें, उनके सानिध्य में मिलके, उनके हो सके तो उनके ब्रांड को लेके अदर स्टेट में जाएं। वो वहाँ उसको एस्टैब्लिश करेगा और हमेशा उसके प्रति लॉयल बना रहेगा। फिर उसकी अपनी क्षमताएं हैं कि वो यूपी से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बिहार कहाँ कहाँ जा सकता है। और मारवाड़ी इसी स्ट्रैटेजी को अपनाता है। 1000 डेज पॉलिसी का मतलब होता है कि स्टार्टिंग के 90 डेज उसको लर्निंग पे लगाएगा, चीज़ों को सीखेगा, समझेगा जॉब में, और वैसे ही काम करेगा जैसे उसको अपना काम करना था। मतलब डेडिकेशन, द वे यू डू वन थिंग द वे यू डू ऑल। वो पूरा डेडिकेटेडली उसको सपोर्ट करेगा, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। सोचेगा जब मैं इनका बढ़ा सकता हूं तो अपना भी, पर अपने में रिस्क है। अब मैं वहां बढ़ाऊंगा तो इनके साथ ही बढ़ाऊंगा क्योंकि इनका आशीर्वाद मेरे साथ है और एक बैकअप मेरे साथ है। फिर धीरे धीरे करके अपनी कैपिटल को उस बिजनेस में बढ़ाता जाएगा और टोटल इनकम का 80% री इन्वेस्ट करेगा। यू विल गॉट सरप्राइज, 80% री इन्वेस्ट करेगा। अब ये कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि बिजनेस कोचिंग में कहते हैं कि अपनी इनकम का 20% री इन्वेस्ट करो, 20% री इन्वेस्ट करो। मारवाड़ी इतना इसको कंजूस बनिया बोलते हैं ना, कंजूस नहीं होता। वो कहता है कि ये पैसा बड़ी मुश्किलों से मैंने कमाया है, इसको मैं अपने शौक मौज पर खर्च नहीं कर सकता, इसको मैं इन्वेस्ट करूंगा अपने बिजनेस में। वो 80% इन्वेस्ट करते करते धीरे धीरे परसेंटेज घटा के 10 पे लेके आएगा। तो वो कंपाउंडिंग, लेकिन हो ही रही है, कंपाउंडिंग हो ही रही है। हाँ। और पूरा का पूरा समय डेडिकेटेडली अपने बिजनेस में काम करना शुरू करेगा, रिलेशन बिल्डिंग करेगा, नेटवर्क बिल्डिंग करेगा, बायर, सेलर, सप्लायर, मार्केटिंग, सब चीज़ों को पैरेलली एक साथ फोकस करेगा जो लाला जी के साथ सीखी थी। और लाला जी के आशीर्वाद से ही उस बिजनेस को एस्टैब्लिश करेगा। जब वो यूनिट को ग्रो करेगा तब फिर लाला जी से कहेगा सर अब मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, अब आप क्या मुझे कोई पार्टनरशिप ऑफर करते हैं या स्टेक होल्डिंग ऑफर करते हैं या इन्वेस्टमेंट ऑफर करते हैं या ब्रांड ऑफर करते हैं, बिना रॉयल्टी के, बिना गुड उसके। और लाला जी के साथ मिलकर लाला जी के व्यापार को बढ़ाते हुए अपने बिजनेस को बड़ा कर लेगा। दैट इज कॉल्ड अ कोलैबोरेशन, यस, पावर ऑफ कोलैबोरेशन। तो ये समझ में आ गया आपकी बात से कि अगर मुझे शुरू भी करना है तो ये गलती नहीं करनी कि मैं अनएथिकल प्रैक्टिस करूं। Yes. और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि मुझे वहां पे एटलीस्ट उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेने के लिए जॉब कर लूं मैं। Yes. कुछ समय के लिए समझ में तो आया भी काम कैसे चलता है। बिल्कुल। मुझे ध्यान आ रहा आपकी बात से ना, तो एक व्यक्ति ने ना, हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने बिजनेस शुरू करना था, जॉब उनको करनी नहीं थी, मतलब माइंडसेट था मैं किसी का नौकर नहीं बन सकता, ये माइंडसेट था। तो मुझे लगता है मैं ये वर्ड गलत है। ये आपने जितने इन्फ्लुएंसर ने वर्ड दे दिया नौकर वाला, एक्चुअली नौकर नहीं है। वी आर सेलिंग आवर टाइम, दैट्स इट। हम अपना टाइम बेच के अपना फीड करें, दैट्स अ गुड बिजनेस। अगर आपको उससे ज़्यादा नहीं समझ में आता तो उसको गलत कहा है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं रेडीमेड का काम करूँगा। उन्होंने 15x20 की या 15x10 की दुकान खोली जी, और उस दुकान में माल भरा और पहले दिन उसने एसी लगाया और एक लड़का रख लिया। मैंने कहा ये क्या है? क्या भैया, मैंने कहा इतनी 250 स्क्वायर फीट की दुकान में तुझे भी बैठना है इसे भी और आपके साथ ये भी बैठेगा और एक आपका घर का मेंबर भी बैठेगा। मैं फिर ग्राहक कहाँ बैठेगा? तो पहले दिन से जब उसका माइंड सेट ये था ना कि मेरे को तो बस बैठना है, खाली मोबाइल स्क्रॉल करना है, एसी चल रहा होगा, लड़का दिखा लेगा, मुझे करना क्या है जी। और दुकान पे आकर एजेंट माल दे जाएगा। तो ये वाली जो माइंडसेट होता है वो फिर कभी कामयाब नहीं होता। ये बहुत अच्छा। यहाँ स्टार्टअप के लिए बड़ी मजेदार एक बात और बताता हूँ। आपने कहा था कि भाई
कौन सी ऐसी 3 गलतियां कर देते हैं या कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात बताई मैंने स्टार्टअप के लिए। अब एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर की प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है ना, वो अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाता, वो अपने नेटवर्क को नहीं बढ़ाता, केवल फोकस करता है मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाए या मेरी सेल बढ़ जाए या मेरी मार्केटिंग अच्छे से मैं कर लूँ या जो पैसा आया उसको अपने शौक मौज के लिए, अपने आप की लाइफस्टाइल के लिए खर्च कर लूँ। एक बड़े प्यारे अच्छे बड़े संत महात्मा, उनके मैं एक लिटरेचर पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था 2 तरह के राजा होते हैं, एक होता है हाथी का राजा और एक होता है घोड़ों का राजा। एक हाथी का राजा, एक घोड़ों का राजा। किसी से भी पूछोगे सामान्य व्यक्ति से कौन बड़ा, एवरीवन विल से कि हाथी का राजा बड़ा। तो उन्होंने बताया कि हाथी का राजा ना महावत होता है और उसके पास ले दे के सिर्फ हाथी ही होता है। हाँ, और वो इतना भी सक्षम नहीं होता कि रोज का खाना उसको फीड करा सके, क्योंकि उसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है, हाथी की डाइट बहुत ज्यादा होती है ना हाथी की। तो हाथी का जो राजा है ना वो हमेशा गरीब होता है, क्योंकि दिखाने के लिए, चलाने के लिए और बताने के लिए उसके पास ले दे के सब कुछ एक हाथी है। और उस हाथी की डाइट इतनी कि जितना वो अपना भोजन का त्याग करके भी उसका भरपूर नहीं कर पाता। दूसरा होता है घोड़ों का राजा, जो राजा राजमहल में रहता है, जिसके अस्तबल में घोड़े बंधे होते हैं और जब घोड़े चलाने होते हैं तो घुड़सवारों को बुलाया जाता है। तो बिजनेस में भी ये क्या होता है कि कुछ लोग जब व्यापार में आगे बढ़ते हैं ना, अभी वो राजा नहीं है, अभी वो मेहनत करते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, खूब मेहनत से बिजनेस को सेट करते हैं। जैसे ही बिजनेस सेट होता है, अब वो घोड़ों के राजा बनने की अपेक्षा हाथी के राजा बन जाते हैं। क्या, एक ईएमआई पर बढ़िया सा घर ले लेंगे, एक लग्जरी गाड़ी ले लेंगे, ऑफिस तो ऐसा बनाएंगे कि वाह यार क्या ऑफिस है, जन्नत है ना। तो वो हाथी के राजा बन जाएंगे। अपने बिजनेस का 80% जो प्रॉफिट है वो अपने घर पे ले जाएंगे या बिजनेस के ऊपर एक बर्डन डाल देंगे ईएमआईज का, लोन का, किश्तों का, और धीरे धीरे जो आय कमाने की क्षमता है उसको बढ़ाने की बजाय उसके प्रेशर में आ जाएंगे ताकि मैं इन खर्चों को पूरा कर सकूं। स्टार्टअप के साथ भी यही प्रॉब्लम है। अगर स्टार्टअप को फंडिंग मिल जाए, इन्वेस्टमेंट मिल जाए, सबसे पहले वो ऑफिस बनाता है। लेकिन एक मारवाड़ी बिजनेस ओनर, जिसको कंजूस बोलते हैं, वो बेसिकली बिजनेस की स्ट्रेटेजी पर काम करता है, एक्सपेंशन पर काम करता है। तो जो बिजनेस ओनर हाथी का राजा बनेगा वो जीवन में कभी कामयाब नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी खुद की डाइट हाथी खाएगा और एक क्षमता वो रहेगी खुद के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो या तो खुद के लिए नहीं बचेगा तो वो मरेगा, और जब वो मरेगा तो हाथी अपने आप मर जाएगा, हाथी छोड़ के चला जाएगा। तो वो ऐसे होता है बिजनेस पे। तो घोड़ों का राजा बनना है। आपकी इनकम का मैक्सिमम प्रॉफिट आपकी कंपनी में रहना चाहिए। हम लोग उसको एक पेड़ की तरह समझते हैं। हमारे टीचर थे, बड़ा प्यारा डायलॉग बोलते थे कि ढाक के 3 पात। मैं इकोनॉमिक्स में बड़ा कमजोर था पढ़ने में, मतलब वीक स्टूडेंट था, एवरेज मार्क्स आते रहे। आज के टाइम पर बोल देंगे तो बच्चे शेम ऑन बोलेंगे, उस टाइम 40-50 मार्क्स आते थे इकोनॉमिक्स में। अकाउंट्स में मेरे बहुत अच्छे थे, 88-90। आज के टाइम से तो वो भी कम है। अपने बच्चों को कहते ना, आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन अकाउंट, दैट इज 88। अरे डैडी, तो पहले इतना ही बहुत बड़ी बात थी। हाँ, तो उन्होंने एक बात बोलती, ढाक के 3 पात, ना चौथा लगेगा ना 5वीं की आस। तो व्यापारी के साथ भी यही है। व्यापार सेट हुआ, अब उसने ढाक के 3 पात बना दिए। जो प्रॉफिट आता है निकाल लेता है अपनी जरूरतों को पूरा करने में। लेकिन जो लोग उसमें री इन्वेस्ट करते रहेंगे तो कंपाउंड होके एक समय ऐसा होगा, बड़ा बड़ा अमाउंट निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी केस स्टडीज मेरे को दिमाग में आपके बात से बात करते थे, बायजूस याद आ गया, एमबी चाय वाला याद yes, आ गया, yes. That's I would like to tell you. हाँ, मतलब ये सारे वही लोग हैं जो आपके सामने एक रियल केस स्टडीज हैं एक्चुअली में। मैं इससे छोटी सी पीछे की घटना थोड़ी बताता हूँ। मेरी कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। मैंने मतलब 2023 से पहले कभी कोई इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर से या स्टेक होल्डर से नहीं लिया। उस समय मेरी एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी होने के बावजूद भी मैं अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से जीता था। आई वॉज हैविंग ऑडी A6 एंड डिफरेंट जो भी एक लाइफस्टाइल में होना चाहिए वो सब कुछ। लेकिन जब मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आने लगा तो मैं समझ गया कि यदि मैंने इन्वेस्टर के पैसे को अपने लाइफस्टाइल पे खर्च किया तो विद इन फ्यू डेज और फ्यू मंथ इन्वेस्टर विल कम टू नो कि यार ही इज बर्निंग माई मनी, जिसका एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे देख लिए थे। सो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि आई विल नॉट ट्रांसफॉर्म लाइफस्टाइल विद द हेल्प ऑफ फेक एसेट्स। ट्रांसफॉर्म करना है ना, एक नई मशीन खरीदेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदेंगे, नया प्लांट लगाएंगे, नया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, नया सेल्स वॉल्यूम बनाएंगे, नए इन्वेस्टर्स के लिए नए आउटलेट्स बनाएंगे। आउटलेट्स के साथ साथ एक्सपेंशन अगर करना है तो स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर नए वेंचर्स पे इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो मल्टीपल बिजनेसेस बढ़ते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्वेस्टर इज वेरी स्मार्ट, ही विल नॉट से यू एनीथिंग बट ही इज वॉचिंग यू कि आप जो पैसा आपको दिया आप उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप हाथी के राजा बनेंगे तो हाथी का आकार इतना बड़ा होगा कि वो दिखेगा।
अगर घोड़ों के राजा बनेंगे तो नंबर ऑफ घोड़े अस्तबल में बढ़ते चले जाएंगे जो किसी को नहीं दिखेंगे, और वही असली बिजनेस है। मैं ना इसको वापस वहीं से कनेक्ट करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने एक बात बोली थी, पैटर्न बहुत कुछ डिसाइड करता है और सारा गेम माइंडसेट का है जी। और माइंडसेट के पीछे की अगर हम डेप्थ में चले जाएं तो पैटर्न है। यस। तो पैटर्न जैसे अब आपकी लाइफ में जब हम बैक स्टेज बात कर रहे थे तो आपने 2017 में एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू की जी। तो उससे भी आपका बिजनेस अलाइन है। क्यों अलाइन है? क्योंकि आपका ब्रेन में पैटर्न क्या बना हुआ है कि अगर मुझे अचीव करना है तो मुझे करना है, जी। बात खत्म हो गई। और फिर अगर इसको मुझे कंसिस्टेंट रखना है तो अगले अब कुछ सालों से आप उसको लगातार आप कंसिस्टेंट रखते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा उस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि क्योंकि एक ना नीचे वर्ड आने वाला है, ज्ञान देना आसान है जी। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्या वो हमने एक ना पॉडकास्ट किया सर वेल्दी माइंडसेट। अब एक बात बताइए भाई, मैं अगर घर में पैदा हुआ हूँ तो अमीर होने का सपना तो मैं देख सकता हूँ ना। बिल्कुल। तो नीचे कमेंट आया, अरे ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मैंने कहा भैया जब तुम्हारे पास इतनी भी औकात नहीं है ये बड़ा सोचने की, तो बड़ा होने की तो हो ही नहीं सकती। ये सॉरी मुझे वर्ड यूज करना पड़ा, लेकिन दैट्स अ बिटर ट्रुथ जी। तो ये होता है। तो इस हाँ कुछ कह रहे थे। देखो, आपने मूवीज में एक अदालत देखी होती है ना? उसमें एक कटघरे में एक मुजरिम खड़ा होता है, एक तरफ दूसरी पार्टी खड़ी होती है, तो जज साहब एक स्टेटमेंट कहते हैं दोनों पक्ष से कि गीता पर हाथ रख के कसम खाओ कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये मूवी डायलॉग हो सकता है, रियल कोर्ट्स में इस तरह से प्रैक्टिस में नहीं होता है। मेरी बेटी एडवोकेट है इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन रियल प्रैक्टिस में ना एक बात जरूर होती है। मैंने आपसे कहा द वे यू डू वन थिंग द वे यू डू ऑल। मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, मैं ईश्वर को साक्षी मान के एक बात कहता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा वो केवल और केवल वही कहूँगा जिसको मैंने अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है। मैं एक भी वो बात नहीं कहूँगा जो मुझे पता है पर मैंने की नहीं है। जैसे मैं शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है इस पर अभी बात कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मेरी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। लेकिन मैं ये बताऊँगा कि आपकी कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर एज अ स्टेक होल्डर कैसे आएंगे, क्योंकि मेरी कंपनी में 7 से ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रांड्स, टॉप मोस्ट कंपनीज। हैंड्रिक लिमिटेड इज वन ऑफ माई इन्वेस्टर, ग्लोबल बजाज इज वन ऑफ माई इन्वेस्टर, owning global limited is one of my investor, Agrotech limited is one of my investor. These all people have great stakeholding in my company and more than 90 shareholders are in my company. तो मैंने ये बात दोबारा कहता हूँ कि मैं ईश्वर को साक्षी मान के बात कहता हूँ कि मैं जो कहूँगा ना केवल और केवल वो कहूँगा जो मैं अपनी पास्ट परफॉर्मेंस में कर चुका हूँ। जो मुझे पता है वो बात नहीं कहूँगा। तो अब इस बात का प्रूफ क्या है कि मैं अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं और द पीपल आर वेरी स्मार्ट, जो आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है ना, जब स्टेज पे किसी का नाम बोलते हैं तब तक लोग देख लेते हैं कि ये कौन है बंदा, है ना? तो आप गूगल सर्च कीजिए और हम एज अ स्पीकर हम लोगों के साथ एक सीधा सीधा क्या हर हफ्ते वीडियो अपलोड होती है, तो आप 2017 की वीडियो उठाइए, यू विल फाइंड आउट अ पर्सन विद अ वेस्ट साइज ऑफ 47 इंचेस, 47 इंच, 47 इंच पेट पर कमर का साइज और बॉडी वेट 102 किलो, एंड आई डिसाइड टू ट्रांसफॉर्म एंड द डेट वाज 17th Jan 2017। 17th Jan 2017। और आपकी एज तब क्या रही होगी? 39। सो एट द एज ऑफ 39 डिसाइड टू ट्रांसफॉर्म इन नेक्स्ट 11 मंथ। अच्छा, उसके पीछे का पहले बताओ, क्या कोई इमोशनल हुक था? क्यों इसके पीछे ना 2-3 अलग इंसिडेंट हैं। कैसे होता है ना कि जैसे आपने कोई एक बात सोच रहे हैं, किसी ने उसको सपोर्ट कर दिया तो वो ट्रिगर हो गया, आपने कहा ठीक है करते हैं, फिर कोई लगातार वो चीज़ ट्रिगर होती जाती है तो आप कहते नहीं करना है यार। अब क्या हुआ था, मेरा एक प्रोग्राम था और ये स्वाति हेल्थ सॉल्यूशन उत्तराखंड की कंपनी है और एज इट इज़ मेरा प्रोग्राम 2016-17 का स्वाति हेल्थ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर भी है और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है। तो मेरा प्रोग्राम हो रहा था तो वो हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करते थे, फैट लॉस, वेट लॉस और एंटी एजिंग और सेक्स प्रोडक्ट्स, ऐसे मल्टीपल उनके प्रोडक्ट्स थे। तो मैं उनकी सेल्स टीम को ट्रेनिंग दे रहा था, हाउ टू ग्रो योर सेल। देखो कोई कंसर्न नहीं है मेरी फिटनेस कैसी है, मैं सेल्स पे बात कर रहा था, फिटनेस पे नहीं। तो वहाँ एक यंग लड़का बैठा हुआ था, 2-3 थे, उनमें से एक ने बोला कि सर ये देख रहे हो मोटू, ये ना सेल करता है, कह रहे इससे वो फैट लॉस वाला प्रोडक्ट ही नहीं बिकता क्योंकि ये मोटा है। तो मैंने कहा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहे सर आप भी तो मोटे हो। मैंने कहा बट मैं तो आपको ट्रेनिंग सेल्स की दे रहा हूँ, हेल्थ फिटनेस की नहीं दे रहा। तो वो मजाक में बोला कि सर वेट मशीन पे चेक करो कितना है। ऑन स्टेज
दैट वाज अ प्रोग्राम ऑफ 2016-17 दिसंबर जनवरी ऐसे चल रहे हैं। तो उन्होंने स्टेज पर वो भेजा, मैं खड़ा हुआ 102 किलो। कह रहा इंची टेप से नापना सर, कमर कितनी है? मैंने कहा 47 इंच। तो फिर मैंने वहाँ कहा कि देखो मैं ना अपनी लाइफ में जो भी करता हूँ वो कन्विक्शन के साथ करता हूँ। अगर आप चैलेंज मुझे कर रहे हैं ना, तो आप ही के स्वाति हेल्थ सोल्यूशन के प्रोग्राम में नेक्स्ट ईयर जब प्रोग्राम होगा आई विल बी इन 6 पैक एब्स। तो काफ़ी लड़कों ने तो ताली बजा दी वहाँ पर, किसी ने मजे लेके ताली बजा दी, किसी ने टोंट कस के ताली बजा दी। तो वो ट्रिगर हो गया कि नहीं यार, माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेम डे इवनिंग हमारा डिनर था स्वाति हेल्थ सोल्यूशन के डायरेक्टर्स के साथ। मन का सर डिनर में डाइट फूड लेंगे, सैलेड लेके आओ, जूस लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, सब कुछ मैंने लिया। और ऋषिकेश हरिद्वार के हर की पौड़ी के आसपास जो भी पूरा एक एरिया है, पूरा हम जहाँ जहाँ घूमने गए वहाँ मैंने वर्कआउट उसी दिन उसी समय शाम को मैंने शुरू कर दिया। और डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट ईयर आप ही के प्रोग्राम में मैं दोबारा आऊँगा और 6 पैक एब्स में आऊँगा। 11 महीने की ट्रेनिंग में मैंने अपने आप को बिल्कुल लीन किया, डाइट को फॉलो किया। और 11 महीने के बाद जब मैं लीन हो गया ना, कहते हैं कि फिटनेस की ट्रांसफॉर्मेशन की चाहत क्या है, मोटा आदमी वो पतला ही हो जाए। अब वो थोड़ा बहुत पतला हो गया तो थोड़ा फिटनेस ठीक हो जाए, थोड़ी फिटनेस ठीक हो जाए, थोड़े मसल बन जाए, थोड़े मसल बन जाए तो 6 पैक बन जाए। सो देन आई डिसाइडेड कि 6 पैक एब शूट्स करेंगे। उसके पीछे भी एक जर्नी थी, क्या भाई पतले हो गए, सब कुछ हो गया, चाहत का जो रिजल्ट था वो अचीव कर लिया। तो जिम के अंदर खड़ा होकर मैं सोच रहा था 6 पैक एब्स, 6 पैक एब्स। सोचने की शिद्दत में जब आप डूब जाते हैं ना, तो बातें शब्दों में से निकल रही होती हैं, आपको नहीं पता चलता। तो जिम में पीछे बीम था, बीम के साइड में 2 लड़के खड़े हुए थे जाट। अच्छा। कह रहा यो देख रहा है यो माहेश्वरी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 6 पैक एब्स। अरे ये मोटे से पतला तो हो गया पर इसकी सारी खालता लटक रही है। आ गए यो 6 पैक छोड़, यो वापस 6 महीने में मोटा ना हो जाए तो कह दियो। और यो अगर पतला हो गया, उससे कह रहा है दूसरे बंदे से, अगर यो पतला हो गया और 6 पैक इसने बना लिए तो इस तेरे जिम की फीस मैं दूंगा। मैंने कहा भाई साहब आप किसे बोल रहे हैं? करे नहीं 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 आपके बारे में बात नहीं कर रहे। मैंने कहा कौन है यहाँ पर जो मोटे से पतला हुआ है और कौन है जिसकी स्किन लटकी हुई है और कौन है जो 6 पैक एब्स की बात कर रहा है? करा हाँ भाई तेरे से बोल रहे हैं, बता। मैंने कहा मैंने फ़ोन निकाला सेम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी। इस समय मैं कल्ट एनी टाइम फिटनेस जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ और आज की डेट ये है और 18 अप्रैल 2018 को आई विल बी इन 6 पैक एब्स एंड दीज आर माई फ्रेंड्स, दे विल गिव माई जिम फीस फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके भाई, मिलते हैं 1 साल बाद। अगले 1 साल बाद वही लड़के पूछते हैं कि वैसे भी 6 पैक एब्स की डाइट बता दो। फिर क्या हुआ? और उनमें से भी कुछ भाई जोश जोश में एक बार था बॉडी कोई भी बना लेगा, यो बनी रहे, इसे मेंटेन कर ली, यही बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने कहा अब 10 साल तो 10 साल में ही होंगे भाई। 18 अप्रैल 2018 से 18 अप्रैल 2024 तक मैं लगभग जितने भी साल हो गए, 7-8 साल हो गए, मैं हर साल 18 अप्रैल को, जैसे कहते हैं ना एनुअल डे फंक्शन, हम कहते हैं एनुअल डे ऑफ 6 पैक एब्स। ओके। और फिर 2025 में 18 अप्रैल 2018 को आई विल 25 को सॉरी आई विल बी इन 6 पैक एब्स। 25 में तो हो चुके हैं, मतलब 26 में फिर अब 26 आएगा, 26 आएगा सॉरी। ओके। 25 में हो चुका है ऑलरेडी शूट, हाँ। मेरा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। वंडरफुल। तो ये एक्चुअली ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका पैटर्न बता रहा है। तो वो पैटर्न आपका पहले से बिजनेस में इम्प्लीमेंटेड था जी। तो वो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में लिया है जी। और लोग कई बार बात करते हैं माइंडसेट का गेम है, तो ये माइंडसेट कैसे चेंज होता है? तो ब्रेन एक ट्रेनेबल ऑर्गन है, इसका सही एग्जांपल है। तो मेरे को वो ऑडियंस को बताना था, वो आपने बहुत बखूबी बताया। और जब आपने शुरू किया था आपकी एज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 39-40 के आसपास थी, तो आज अभी तक उसको मेंटेन कर रहे हैं। और उसका इम्पैक्ट बताता हूँ मैं जहाँ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपके घर में क्या माहौल हुआ? स्टार्टिंग में ना बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई डाइट कैसे मेंटेन करें, सब लोग तो खा रहे हैं, कभी भाई बनियों का घर है, कभी कचौड़ी बन रही हैं, कभी पकोड़े, बारिश हो रही है पकोड़े बन रहे हैं, कभी छोले भटूरे आ रहे हैं, कभी और डाइट, मतलब जितने व्यंजन हो सकते हैं वो सारे हमारे घर में बनते हैं। तो एक प्रॉब्लम होती थी कि बाकी सब लोग छोले भटूरे खा रहे हैं और मैं बॉइल्ड वेजिटेबल खा रहा हूँ, सैलेड खा रहा हूँ, सूप ले रहा हूँ, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब रिजल्ट, कहते हैं ना कि बच्चे ना एक ही तरीके से सीखते हैं और वो तरीका है अनुकरण, अनुकरण और सिर्फ अनुकरण। और ये बात परीक्षित जोबन पुत्रा जी ने अपने एक पॉडकास्ट में बोली थी कि बच्चे 3 ही तरीके से सीखते हैं, अनुकरण, 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 केवल देखकर और सीखकर। हम इसको बोलते हैं कई बार अपने सेशन में, आपको अगर कोई बोलता है ना कि मेरी आदतें ऐसी हैं, हाँ।
मैं कहा, कुछ मत करो, पेरेंट्स बन गए क्या? हाँ। मैं कब शीशे के सामने लिख लो, जो बच्चे देख रहे हैं वो देखकर सीख रहे हैं। हाँ। आपकी सारी आदतें चेंज हो जाएंगी, बिल्कुल। सारी की सारी चेंज हो जाएंगी। ट्रू। तो फिर मेरे बेटे ने मुझे फर्स्ट टाइम बोला कि डैडी अब मैं ना कॉलेज जाने वाला हूँ, 12th क्लास में हूँ, नेक्स्ट ईयर मेरा कॉलेज है, कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कॉलेज जाऊँ तो एक अलग इंप्रेशन के साथ जाऊँ। वो भी बड़ा चब्बी और हेल्दी पूरा था। मैंने कहा तो बेटे ट्रांसफॉर्मेशन कर, धीरे धीरे डाइट चेंज कर। तो बेटे ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, हेल्दी से वो लीन हो गया बिल्कुल। ओके। तो फिर एक दिन मेरी दूसरी बेटी, मैंने उसको कहा कि बेटा ट्रांसफॉर्मेशन करो, अपने आप को ठीक करो। तो वो कहती यार छोड़ो ना, हमें क्या करना है डैडी, कमाल है, खाने पीने की एज है, ये सब कुछ है। तो मैंने उसको एक लाइन बोली और वो लाइन उसको पिंच कर गई। मैंने कहा, वो बेटी 23 साल की 24 साल की है, तो उसको मैंने बोला बेटा अच्छा एक बात बताओ, अब 2 साल 4 साल 5 साल में आपकी शादी होने वाली है, होगी ऑब्वियसली कि भाई 24 से 28 30 तक हो जानी चाहिए, तो आपको दूल्हा कैसा चाहिए, लड़का कैसा चाहिए? तो उसने, मैंने कहा एग्जाम्पल देके बताओ, फिजिक कैसी हो, लुक कैसा हो, हाइट कैसी हो, फेस कैसा हो, कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा हो, और बिजनेस हो या प्रोफेशन में हो, बताते ही ना, हर एक की चाहत होती है। तो बच्चे आपके इतने फ्रैंक होने चाहिए कि आपको बातें बता दें। उसने कहा डैडी ऐसा ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा मेरी हाइट बराबर चले कर, आपके जैसा नहीं चाहिए, आपकी हाइट वाला नहीं चाहिए, ज़्यादा हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम इतनी सारी चीज़ें देखोगे तो वो नहीं देखेगा लड़की कैसी हो। सिर्फ एक स्टेटमेंट, इफ यू वांट अ हैंडसम हस्बैंड इन योर लाइफ, तो दैट सेम गाय विल ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट अ ब्यूटीफुल गर्ल। आराम से हमने डिनर किया, सो गए। सुबह मैं उठा 5:30 बजे और वो उठी हुई थी। उसने कहा डैडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, ना मैंने उसको इंस्पायर किया। मैंने कहा पूछा अगर आपकी चाहत ऐसी है तो उसकी भी तो कोई चाहत रही होगी। सो शी डिसाइडेड टू ट्रांसफॉर्म एंड शी ट्रांसफॉर्म्ड। फिर गैप लगने लगा, बच्चे सब कम उम्र के लग रहे हैं, मैं भी लग रहा हूँ। वाइफ हेल्दी थी तो वो थोड़ा हैवी लग रही थी, उन्होंने कहा मैं भी करती हूँ। तो धीरे 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 करके डाइट फूड पे हम सब लोग आ गए। फिर मेरी मदर ने एट द एज ऑफ 67-68 शी डिसाइड टू ट्रांसफॉर्म, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कौन कर सकता है। मैंने कहा जो भी चाहे वो कर सकता है, तथास्तु वाला फार्मूला है इसमें, या आप सोचो और तथास्तु अगर हुआ तो आप कर सकते हो। फिर सब ने ट्रांसफॉर्मेशन किया और पिछले 8 साल से, मतलब 7 साल से हमारी पूरी फैमिली और 8 साल से हम सब लोग वेल ट्रांसफॉर्म्ड हैं और हर साल एक नई डिज़ाइन की बॉडी डेवलप करते हैं। जैसे लीन बॉडी करनी है, मस्कुलर बॉडी करनी है, 6 पैक एब्स करना है, वस्कुलैरिटी करनी है, ह्यूज मसल करनी है। तो 8 साल में मैंने 8 तरह की बॉडी बनाई है। तो एक तो वो मिथ दूर हो गया कि इसका एज से कोई लेना देना इससे कोई लेना नहीं है। भी किया। यस। अच्छा, मैं एक्चुअली मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जब फैमिली काउंसलिंग के लिए आते हैं तो कई बार कि मेरी तो वाइफ ही ऐसी है सर, मेरी मदर ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, तो उनके पास नेगेटिव एग्जांपल्स ज़्यादा होते हैं। और मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आपने कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया या एक चीज़ अचीव कर ली तो आपका डाइनिंग टेबल का टॉक चेंज हो जाएगा, बात चेंज हो जाएगी, आपके बीच में जो बातें होंगी। तो जैसे हमने एक पॉडकास्ट किया था वैभव सर के साथ, तो बड़ी अच्छी बात बताई कि हम क्या करते हैं जब HNIs के साथ काम करते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली को बिठाओ ट्रेनिंग देने के लिए कि पैसा कैसे संभालते हैं, उसको संभाल के कैसे बनाते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते क्या होता है कि व्यक्ति तो पैसा कमा रहा है, 2 खर्च कर रहे हैं, अब उनको ट्रेनिंग मिल गई पैसे से पैसा कैसे बनाना है, तो अब डाइनिंग टेबल पर बात क्या होगी? तो क्या वो रिश्तेदारों के झगड़े आपस में एक दूसरे से मन मुटाव की बात करेंगे? नहीं। तो इससे ही बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट फॉर मूविंग। व्हाट डू यू थिंक? ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा था ना, चीज़ों को जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं, आपको भाई इतिहास क्या है, जो सब कुछ किताबों में लिख गया वो इतिहास है, और जो आज तक नहीं लिखा क्या वो इतिहास नहीं था, लेकिन दुनिया को नहीं पता। तो आपको खुद को गर्व अगर महसूस करना है तो अपना पास्ट उठा के देखो, और पास्ट से अगर आज तक आपने प्रोग्रेस किया तो आपको गर्व महसूस होगा, और अगर पास्ट से आज तक आप नीचे जा रहे हैं तो आपको शर्मसार महसूस होगा। तो मैंने बेटी को कहा कि बेटा जब कर ही रहे हो तो ऐसा करो कि तुम डॉक्यूमेंट को देख के खुश हो जाओ। तो शी डिसाइडेड टू ट्रांसफॉर्म एंड शी मेड ऑल द वीडियोज़। अब मैटर ऑफ चांस शी इज़ मोर ब्यूटीफुल, लुक लाइक फॉरनर। तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, उसने जब वीडियोज़ डालना इंस्टाग्राम पे शुरू किया तो पहले 7 महीने में उसकी सारी वीडियोज़ 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन एंड फॉलोअर्स लगातार बढ़ते चले गए। ब्रांड एंडोर्समेंट, शी इज स्टडिंग व्हेन शी वाज इन बीटेक 3rd ईयर, देन शी स्टार्टेड, और अभी वो 4th ईयर में है। शी इज गेटिंग मोर देन 4.5 to 6 लाख रुपये पर मंथ फ्रॉम द
Brands. ब्रांड एंडोर्समेंट। अब ब्रांड्स भी कौन कौन से टॉप जो आज तक मुझे नहीं मिले, वो ब्रांड्स भी उसके पास हैं। डीकैथलॉन, ओके, मसल ब्लेज, पिंटोला पीनट बटर, फिर फुआर्क जो गर्ल्स का बॉयज़ का आजकल जो जिम वेयर का अच्छा ब्रांड है, फिर हेयर मास्टर HM, फिर WPL वुमेन प्रीमियर लीग, देन जियो सिनेमा, देन मोर देन 20 टॉप मोस्ट ब्रांड्स दे आर पेइंग फॉर हर। उसके कॉलेज में जॉब प्लेसमेंट कब होगा, जो भी होगा 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का पैकेज, एट द 4th ईयर शी इज अर्निंग मोर देन 6 लाख रुपी। मतलब तो 1 करोड़ के ऑलरेडी पहले कमा रहा है। हाँ 1 करोड़ के इक्विवेलेंट तो वो अगले कुछ महीने में ही पहुंच जाएगी। वाह, तो जब उसकी अर्निंग कैपेसिटी 1 करोड़ की होगी तो वो उससे बड़ा पैकेज ही एक्सेप्ट करेगी, शायद उससे बेटर और कुछ सोचेगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज को देखेगी वो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब अब उसको इन्फ्लुएंस कैसे मिला कि डैडी ने वीडियोस बनाई, उनकी वीडियोस हिट होती हैं, लोग मिलते हैं तो अरे महेश्वरी जी, मतलब चाहे कम सही लेकिन मिलते हैं तो ये तो कहते हैं कि अरे हाँ सर आपका वीडियो देखा। अब हर चीज़ ना दिखाई नहीं जा सकती, बिजनेस है। अब मैं हर जगह इंडस्ट्री थोड़ी दिखाऊंगा, आओ मेरी इंडस्ट्री देखो, आओ मेरी इंडस्ट्री देखो, बट आप अपना पैटर्न तो दिखा सकते हैं। ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शानदार। वैसे तो सर मुझे और जर्नी को आगे लेके जाना है अलग तरह से, लेकिन मैं यहाँ चाहूँगा क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में आएगा कि कैसे बनाया, क्या डाइट है, क्योंकि डाइट को लेके बहुत मिथ है। हाँ। तो मैं चाहूँगा आप उसको जरूर हमें हेल्प करें कि किस डाइट को हम फॉलो करें, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट माइंडसेट पे है, तो माइंडसेट पे आना है मुझे वापस, लेकिन ये वाला चैप्टर क्लोज करके। जी देखिए, डाइट का ना अलग अलग बॉडी के हिसाब से अलग अलग रूल है। राइट तरीका तो ये है कि आप एक अच्छे डाइटिशियन से मिले, आपकी एज, क्योंकि देखो डाइट ना कोई यूनिवर्सल नहीं है कि सबके लिए एक फॉर्मूला काम करेगा, ओके, बट फिर भी एक जर्नल साइंस है कि भाई ये तो बेसिक बात है कि इतना होना चाहिए। एक तो आपका बॉडी का जो इनटेक है कैलोरीज का, वो आपकी कैलोरी बर्न से कम होना चाहिए। जैसे अगर आप एक जनरल ह्यूमन बॉडी की अगर बॉडी की बात करूँ यंगस्टर्स की, तो 1800 से 2000 कैलोरी पर डे कंज्यूम हो जाती है, और आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा, तो आपकी बॉडी स्टोर करेगी फैट। अब उसमें क्वालिटी ऑफ फूड अगर अच्छा होगा तो फैट के साथ साथ मसल भी स्टोर करेगी। अगर क्वालिटी ऑफ फूड खराब होगा तो फैट ज़्यादा जनरेट करेगी बॉडी। तो अपनी डाइट को बैलेंस करें इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीज। अब इसमें रोल सबका अलग है, किसी को लीन करना है, किसी को मस्कुलर करना है, किसी को स्ट्रेंथ बढ़ानी है, किसी को एंड्योरेंस बढ़ाना है, किसी को एंटी एजिंग करनी है। एंटी एजिंग की भी अपने आप में अलग डाइट है। तो करना क्या है कि आप अर्ली मॉर्निंग जब उठें तो लाइट वार्म वाटर लें, 1 ग्लास 2 ग्लास जितना आप पी सकते हैं। स्टार्टिंग 1 ग्लास से करें। कुछ लोग कहते हैं पिया नहीं जाता, तो मैंने कब कहा था कि पूरी बॉटल पहले ही दिन से पीना शुरू कर दें। 1 कप ले लें, आधा कप ले लें, 1/4 ले लें, धीरे धीरे कप बढ़ाते बढ़ाते कप से ग्लास बनेगा, ग्लास से बॉटल बन जाएगी, बॉटल से 2-3 बॉटल पहुंच जाएगी। अच्छा, सुबह सुबह आप 2-3 बॉटल लेते हैं? 2 बॉटल बहुत होती हैं, क्योंकि हमारी बॉटल थोड़ी वो है, जो वार्म वाटर रहता है उसमें कम आता है पानी, लगभग 1 लीटर समझ लिया। उसके बाद में कोई भी एक अच्छा फ्रूट लें, मे बी एप्पल, और अपने डाइटिशियन से पूछ लें किस तरह के फ्रूट लें। कोशिश करें आप ड्राई फ्रूट्स लें, जिसमें बादाम 8 से 10 बादाम, 15 से 20 दाने कच्ची मूंगफली के, जो रात को भिगो के रखें। कोई फैंसी नहीं, कोई फैंसी नहीं, नॉर्मल सर। हाँ। उतना ही प्रोटीन जितना बादाम में उतना ही, कोई फैंसी ड्राई फ्रूट नहीं, जो नथिंग। और फिर हो गया 2 अंजीर, 4 मुनक्के, 10 मुनक्के करीब, और 2 अखरोट। इतनी डाइट, 1 कटोरी डाइट बनती है। आप इतना खा लेंगे ना, आपके बॉडी में वो एनर्जी आएगी कि रनिंग कर रहे हैं 100 मीटर तो आप पहुंचेंगे 150-200 मीटर। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ भी एक अलग एग्जाम्पल लेता हूँ। आतंकवादी लोग जो होते हैं ना, वो सारे एग्जाम्पल खतरनाक है। आतंकवादियों को हर जगह सही से फूड नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको बहुत सारा असला बारूद सब कुछ वेपन कैरी करने होते हैं, ऊपर से खाना भी, छोले भटूरे, दाल चावल, चना मसाला, ये वो चिकन, कितना कैरी करेंगे। तो वो इतने से ड्राई फ्रूट कैरी करते हैं, क्योंकि जितना इतना फूड खाने पे एनर्जी मिलने वाली है वो उतने ड्राई फ्रूट से मिलनी है। आतंकवादियों से सीखो ना यार, एटलीस्ट कि हर एक, कहते नहीं कि इस ब्रह्मांड पे हर बुरी से बुरी चीज़ की कोई ना कोई अच्छी खासियत है, तो उसको सीखो। तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो ड्राई फ्रूट से लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट पावरफुल टूल है। और दूसरा, लोग कहते हैं महंगे नहीं, बहुत सस्ते हैं। जितने का एक पिज़्ज़ा आता है उतने में 7 दिन का ड्राई फ्रूट आता है। बंदा कहता है बादाम 2000 रुपये किलो बहुत महंगे हैं, पर आप 2000 रुपये के बादाम एक दिन में नहीं खाते, वो आपके 3 महीने चलते हैं। तो एवरेज लगा लो तो कितना हो गया, 600-700 रुपये। और अगर आप पिज़्ज़ा, वो भी एक महीने, 600-700 रुपये एक महीना, और पिज़्ज़ा 100 या 200 का भी है और एक बार में खा लिया, मतलब 15 दिन के बादाम के बराबर आप एक पिज़्ज़ा में एक दिन में खा लेते हैं। और कहते हैं कि ड्राई फ्रूट महंगे हैं, ड्राई फ्रूट सस्ते हैं। ये आपने मारवाड़ी वाली बात करी। और दुनिया में स्वस्थ रहना ज़्यादा सस्ता है। एग्रीड, ये बात सही है, बिल्कुल ठीक बात है।
फिर हमने पहले ड्राई फ्रूट ले लिया, उसके बाद क्या उसके बाद सर फिर ब्रेक, आपने अगर वर्कआउट करना है, योगा करना है, जुम्बा करना है, एरोबिक्स करना है, जिम करना है, कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी करें, या स्पोर्ट्स करना है, आप टेनिस खेलते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, आप जो आपके मन में ना वो करें। 1 से 1.5 घंटे का समय अपने आप को जरूर दें। और अगर कोई कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं पूछता हूँ सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, या सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक कौन सा आपका ऑफिस चल रहा था, कौन सी सेल चल रही थी, कौन सी मार्केटिंग चल रही थी, तब कोई है बिजी ना, नहीं है। वो सबके पास समय है। अच्छे से वर्कआउट करें, डाइट लें। डाइट में आपका ब्रेकफास्ट में हो गया, जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कभी आप ऑमलेट्स लें, कभी आप ओट्स लें, कभी आप स्प्राउट्स लें, कभी फ्रूट डाइट लें, कभी वेजिटेबल बॉइल्ड वेजिटेबल डाइट लें, है ना, पोहा, उत्पम, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए। उसके बाद में सही समय पर लंच करें। बिजनेस ओनर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? भाई साहब आज तो इतने क्लाइंट थे कि 4 बजे खाना खाया है। वो एक्चुअली बॉडी का जो रूटीन साइंस है ना, मेटाबॉलिक रेट है, या एक वो बॉडी डिमांड है, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। सर्कैडियन साइकिल को आप हाँ, साइकिल डिस्टर्ब कर देते हैं। मेरा राइट टाइम है 1 से 2 के बीच में खाना खाना। पूरे ब्रह्मांड में, कायनात में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मुझे उस टाइम से हटा दे। आई हैव माई लंच एट द राइट टाइम। क्वांटिटी 4:1 की होनी चाहिए। 4:1 मतलब हम लोग क्या करते हैं, 4 रोटी के साथ 1 कटोरी सब्जी लेते हैं, लेकिन मेरा क्या है कि 4 कटोरी सब्जी के साथ में 1 रोटी लेनी है। मतलब रेशो बदल दिया है, सेम रेशो में करते हैं बट प्रोडक्ट चेंज कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ सैलेड लें। तो मैं अन्न नहीं लेता हूँ, ना मैं चावल, किसी भी तरह का कोई भी अन्न मैं नहीं खाता हूँ। डिपेंड करता है मेरा उस समय पर बॉडी का ट्रैक क्या चल रहा है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या, किस ट्रैक पर मैं हूँ। जैसे मतलब अन्न मतलब चावल, गेहूँ, चावल, इस तरह का जो भी अन्न होता बाजरा है, भी नहीं, नहीं कोई भी। अच्छा ये भी नहीं लेते। डिपेंड करता है कि मेरा टारगेट क्या है। जब मस्कुलर करना है तो अन्न भी बहुत लेते हैं, क्वांटिटी में लेते हैं। जब लीन करना है तो अलग डाइट है, मस्कुलैरिटी करनी है अलग डाइट है, 6 पैक एब्स करना अलग डाइट है। ठीक है ना। तो अपना टाइम से लंच करें। 4-5 बजे के आसपास एक ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी, ब्लैक टी ये लें। डिनर में आप जो रूटीन फूड खाते हैं वो खाएं, पर 4:1। 4:1 कहते हैं ना कि रोटी के बिना मैं रह नहीं सकता। तो किसने कहा है छोड़ने के लिए? रेशो चेंज करो ना। हैव अ फुल प्लेट ऑफ सैलेड फर्स्ट, 2 और 3 बाउल्स ऑफ वेजिटेबल, उसके बाद जितनी जगह बचती है उतनी रोटी। एक बात बताओ सर, 2017 से पहले के माइंडसेट में और जब आप एक्सरसाइज करने लग गए जी, मैं कॉन्फिडेंस की बात नहीं करूँगा जी, कॉन्फिडेंस तो आप पहले ट्रेनिंग देते थे तो होगा ही जी, उसकी बात नहीं करूँगा। एक्चुअल में आपके एटीट्यूड में, आपके सोचने के तरीके में, आपका क्रिएटिविटी कोशेंट में, आपका एडवर्सिटी मतलब रिस्क एपेटाइट में क्या फ़र्क आया? देखिए जब आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है ना, तो केवल बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होती, आपका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म भी होता है। और जब माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो आप उस बॉडी एज पर पहुंच जाते हैं जिस बॉडी एज पर आपकी क्षमताएं ज़्यादा थी और नॉलेज कम थी। कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े बुजुर्गों से पूछोगे तो वो ये कहेंगे कि हरियाणा में खासकर इस बारे में बात करते हैं, भाई जब हम सब कुछ कर सके थे तब हमने ये नहीं पता था कि ज़िंदगी में करना क्या है, और आज हमें सब कुछ पता है कि करना क्या है, पर अब हम कुछ कर नहीं पाते। है ना? सही, बिल्कुल ठीक है। अब इसको लोग कहीं भी ले जा सकते हैं इस बात को कि पता नहीं किस बात पर माहेश्वरी जी बोल रहे हैं। तो बूढ़े बूढ़े और एक बात और कहते हैं, भाई ये जवान छोरा घना तेज है। कहते ना कोई यंग हो बंदा और बहुत शार्प माइंडेड हो, इंटेलिजेंट हो, प्रोग्रेसिव हो, तो भाई यो बालक जो है किसी का भी, शर्मा जी का छोरा घना तेज है, लगा इन्हें चौपाल में बूढ़ों की चिलम भरी है। मतलब इतना समय बुजुर्गों के साथ बिताया है कि बॉडी तो इसकी यंग है पर इसका एक्सपीरियंस जो है वो बड़ों के बराबर है। वाह। तो हुआ क्या, जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया ना, तो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि नॉलेज तो मेरी वही थी 45 साल वाली, कि बिजनेस में सारे उतार चढ़ाव देख दाख के सब कुछ समझ के, इफ एंड बट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्प्यूट, ये वो जो तरीके से सारे मैंने देख लिए। अब बॉडी मेरी हो गई 25 साल वाली, तो एनर्जी डबल हो गई। तो एनर्जी डबल हो गई, Experience एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई हो गया। तो विश्वास करें कि जिस व्यक्ति के पास जितना एक्सपीरियंस है उससे बोला जाए कि उसको एक नई बॉडी में उसकी आत्मा को डाल देते हैं। एट द एज ऑफ 60 आपकी बॉडी में आपको बहुत एक्सपीरियंस है बट क्षमताएं नहीं है कुछ करने की। आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, घुटने काम नहीं कर रहे, तो आपकी क्षमताएं कम है और उसका अनुभव बहुत ज्यादा है। अब उसकी आत्मा निकाल के एक ऐसे शरीर में डाल दो जो 25 साल का लड़का हो। यह फायदा मुझे हुआ कि 45 साल के युवा की का एक्सपीरियंस और आत्मा निकाल के एक नए शरीर में धारण कर दी जिसकी एज है 25 साल के बराबर। क्या बात। तो वो एनर्जी मुझे मिली। तो सोचो यंग लड़का हो और एनर्जी सीनियर के बराबर हो, तो हमने बूढ़ों की चिलम भरी है।
तो वो चिलम भरने का फायदा ये हुआ कि उनका सानिध्य में हमने वो बातें सीखी और अपनी आत्मा को निकाल के नए शरीर में डाला। तो उस एनर्जी से उस लेवल का काम किया जिस लेवल का काम करने के बाद लोगों की क्षमता ही नहीं बचती है। मैंने ना एक रिसर्च भी पढ़ी थी, क्योंकि हमारा काम यही इसी के अंदर रहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप 30s क्रॉस करते हो जी, और अगर आप वेट लिफ्टिंग में आ जाएं या फिर फास्ट मूवमेंट वाली यानी एथलीट्स में आ जाएं, तो आपके बोन से केमिकल निकलता है, उसका नाम है ऑस्टियोकैलिसिन। जी, और ऑस्टियोकैलिसिन का काम क्या है? आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स को इतना पावरफुल बना देना कि आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाए। यस, तो अगर इस एज में कोई स्टार्टअप फाउंडर हमें मिलता है और हमें बोलता है यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या आगे डिसीजन लेना है, या मेरा क्रिएटिविटी क्वोशंट कम हो गया है, या मुझे कन्फ्यूजन बहुत रहते हैं, तो हम ये बोलते हैं मैं एक काम करो, आपने 7 डेज का टास्क लेना है और आपको 45 मिनट्स की रनिंग करनी है, या फिर आपको बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग लेते हुए पर्सनल ट्रेनर के साथ वेट लिफ्टिंग करनी है। उसको लगता है मजाक कर रहे हैं। मैं कहा मजाक नहीं करते, हम ब्रेन की बात करते हैं। तो ऑस्टियोकैलिसिन आपको हेल्प करता है नए डिसीजन तरीके से लेने में। तो वो मैं उसी को कनेक्ट करना चाह रहा था, वो आपने मुझे कंफर्मेशन दे दिया, वो वैलिडेशन मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब आपने ना एक चीज बहुत अच्छी बोली, यंग ब्लंट हो जाता है आपका जी। मैं चलो यंग्स की बात करता हूँ, यंगस्टर्स की बात करता हूँ। 2-3 सवाल बहुत आते हैं जी। तो पहला सवाल ये है, उसके बाद मैं दूसरे पे आऊँगा। पहला सवाल ये है कि कभी कभी यंगस्टर इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आपका भी बेटा है, इसी एज ग्रुप की बात करूँ 20 से लेकर 30 साल के ग्रुप पे, उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह के बिजनेस में जाना चाहिए जी। पैशन सुनने में अच्छा लगता है, आइडेंटिफाई करना उतना ही मुश्किल है और उस पर काम करना और भी मुश्किल है। सीधी सीधी बनिए वाली बात करते हैं, धंधा कैसे सोचना चाहिए कि क्या करें, क्या करना है, वो बताइए आप। देखो ये ना एक थोड़ा टॉपिक, इसको हर व्यक्ति उस लेवल से समझ नहीं पाएगा या समझने का प्रयास नहीं करेगा, कुछ पर अगर विजुलाइज करेगा तो कहेगा बात बिल्कुल ठीक है। प्लीज, हर व्यक्ति का ना बिजनेस सिलेक्शन का जो मेथड है वो डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं मेरा क्या है, मैं किसी से कंपेयर नहीं करूंगा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना मास प्रोडक्शन में जाना है, 20 पैसे का प्रोडक्ट बनाना है पर क्वांटिटी हमें 5 करोड़ की सेल करनी है, वो भी एक पैटर्न है। कुछ लोगों को लगता है मुझे अपना कुछ नहीं बनाना, जिसका प्रोडक्ट बना हुआ उसके लिए वैल्यू एडिशन करके B2B वाला काम करना है, वो एक अलग पैटर्न है। मैं क्या चीज़ ऑब्जर्व करता हूं कि मुझे अगर कोई बिजनेस करना है उसमें क्या 5 खास बातें होनी चाहिए। अगर वो 5 खास बातें हैं तो मैं उस बिजनेस को करने में क्षण भर भी नहीं लगाता। जानना चाहेंगे। नंबर 1, बिजनेस में प्रोडक्ट का टिकट प्राइस बड़ा होना चाहिए। ओके, ये मेरे सिलेक्शन का पहला रूल है। आप जैसे सेलेक्ट करते हैं, मेरा जिसको मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूं कि टिकट प्राइस बड़ा होना चाहिए। अब टिकट प्राइस बड़े का कोई डेफिनेशन नहीं है। जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो 2000 रुपए अकाउंट्स ट्यूशन के हम लेते थे 1 महीने के, वो बड़ा टिकट प्राइस था। ओके, जर्नल सब्जेक्ट के 500 रुपए होते थे, पर ग्रेजुएशन को अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग या इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं टफ सब्जेक्ट तो 2000 रुपए होते थे। प्रीमियम चार्ज करना है, प्रीमियम चार्ज करना है। जबकि अकाउंट्स पढ़ाने की 500 फीस थी, इनकम टैक्स एंड कॉस्टिंग की 2000 थी। तो टिकट प्राइस की बात बदल गई ना, 500 से 2000। लेकिन जब मैंने मोबाइल रिपेयरिंग कराया तो टिकट प्राइस 25,000 हो गया। मुझे पढ़ाना 2 घंटे ही, लेकिन अब मेरा स्टूडेंट 25,000 देता है। लेकिन जब मैंने इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी की तो 2.5 लाख रुपए मेरे लिए क्लाइंट है जो फ्रेंचाइजी फीस देता है। लेकिन जब मैंने मॉड्यूलर किचन किया तो मेरा टिकट प्राइस 5-7 लाख रुपए से लेकर 30-40 लाख रुपए का किचन हो गया। मतलब आपका जो मार्केट का जो सेगमेंट है उससे आप अलग चल रहे हो। यस। फिर जब मैं लिफ्ट इंडस्ट्री में आया तो मेरा बेसिक टिकट प्राइस 8 से 10 लाख रुपए है और 40-45 लाख की लिफ्ट हम बनाते हैं। तो टिकट प्राइस बड़ा होना चाहिए और बड़े की डेफिनेशन सबके लिए अलग है। आप जो भी काम कर रहे हैं उससे नेक्स्ट लेवल क्या है, उसका टिकट प्राइस बड़ा होना चाहिए, पहली बात मैं जो सोचता हूं। दूसरा, वो जो प्रोडक्ट का यूजर है वो जरूरत वाली चीज के लिए उसका इस्तेमाल ना कर रहा हो, मजबूरी में, जरूरत में, गर्ज पड़ने पर, उसके लिए वो लग्जरी होना चाहिए, या उसके लिए वो बंदा HNI होना चाहिए, हाई नेटवर्क इनकम ग्रुप का बंदा होना चाहिए, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट मजबूरी या जरूरत के लिए नहीं, शौक के लिए खरीद रहा है। फाइन। जैसे वो जैसे क्या फास्ट मूविंग गुड्स वाला नहीं चाहिए। जैसे एक और बात बताऊं इसको, मान लीजिए एक बाइक है BMW की 3.5 लाख रुपए की, उसको कौन खरीदेगा? जरूरतमंद आदमी या लग्जरी वाला है ना, लाइफस्टाइल के लिए खरीदेगा। और 3.5 लाख रुपए का ई-रिक्शा है या ऑटो है, उसको कौन खरीदेगा? एक गरीब आदमी ले दे के कमाई का जरिया बनाएगा। तो दोनों का टिकट प्राइस बड़ा हो गया, पर एक का क्लाइंट HNI है और एक का क्लाइंट जरूरतमंद है। तो मेरा सिलेक्शन ये रहता है, एक तो टिकट प्राइस बड़ा हो, दूसरा जरूरतमंद आदमी ना खरीदे उसको खरीदे कौन? HNI। तीसरा, उस प्रोडक्ट में फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी हो। मतलब ये कैसे पता लगे फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी है?
तो मार्केट में वो प्रोडक्ट क्या लग्जरी से नेसेसिटी की ओर आ रहा है या नहीं। जैसे एक समय मोबाइल लग्जरी था, बड़े रिच लोग मोबाइल रखते थे, उसी टाइम पर हमने मोबाइल का काम शुरू किया, फिर आप नेसेसिटी बन गई और अब मजबूरी क्या, अब आपकी एक तरह से एक वायरस बन गया मोबाइल फोन, उसके बिना सोच ही नहीं पा। लेकिन नीचे आने की के बावजूद मासेस तक तो पहुंच गया, तो काम करने का दायरा बड़ा हो गया। तो वो बिजनेस लग्जरी से नेसेसिटी की तरफ कन्वर्ट हो रहा हो और मासेस तक पहुंच रहा हो और फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी बहुत तगड़ी हो, मतलब अब बड़ा मार्केट शेयर बहुत बड़ा होता चला जाएगा और उसमें प्लेयर अभी कम है। ये क्राइटेरिया होना चाहिए। अगला जो मैं मानता हूं, जो सभी नहीं मानते, नॉन एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। यू आर द प्राइस डिसाइडर, यू विल डिसाइड द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। तो हम लोग मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, वी डिजाइन वी डिसाइड द प्राइस। हम लोग लिफ्ट बनाते हैं, वी डिसाइड द प्राइस। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन टू कंपनीज। एज अ बिजनेस कंसल्टेंट वी डिसाइड व्हाट फी वी विल चार्ज। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट की ये फीस है जी, ये मार्केट का रेट है। जैसे अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं तो एक फिक्स रेट है, 500 रुपये फीस होती है कोचिंग की, तो एमआरपी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वो बिजनेस ना स्केलेबल होना चाहिए कि आप उसमें डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी, C&F, सुपर स्टॉकिस्ट, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट के साथ, ई कॉमर्स के जरिए आप उसको एक्सपैंड कर सकें। एक्सपेंडेबल बिजनेस होना चाहिए। और नेक्स्ट, जो आपका कॉम्पिटिटर है वो प्राइस वॉर करने वाला ना हो, वो क्वालिटी वॉर वाला हो कि अच्छा ये फीचर, हम इससे बढ़िया फीचर देंगे। जिस मार्केट में प्राइस कंपटीशन होता है वहां पर प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपसे लेसर प्राइस पर आपका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है। जितने भी बिजनेस लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, लग्जरी से रिलेटेड है और ब्रांड से रिलेटेड है, उन सभी बिजनेसेस में प्राइस वॉर नहीं होता, उसमें वॉर होता है फीचर्स का, फैसिलिटीज। लाइक BMW, मर्सिडीज में प्राइस वॉर नहीं है। प्राइस वॉर नहीं है। आपको मारुति की जो बेस लेवल गाड़ियां हैं, हुंडई की जो बेस लेवल गाड़ियां हैं, टोयोटा की बेस लेवल गाड़ियां हैं, वहां आपको प्राइस वॉर मिलेगा। ये 990 की है, 980 की, ये वाली लेंगे, है ना, इसकी एवरेज ज्यादा, ये लेंगे। एग्रीड। जैसे टाटा नेक्सॉन जो बंदा खरीदेगा वो उसकी एवरेज की वजह से खरीदेगा, टाटा की वजह से खरीदेगा, सस्ती रिपेयर की वजह से खरीदेगा। लेकिन महिंद्रा की जो थार खरीदेगा उसे पता है 5 की एवरेज देती है ऑटोमेटिक पेट्रोल में, जबकि मेरी ऑडी 12 की एवरेज देती है, ऑडी A6। लेकिन थार कौन खरीदेगा? जिसको लाइफस्टाइल व्हीकल चाहिए। वो कह रहा है सुबह सुबह जिम जाएंगे यार, थार से जाएंगे, मजेदार, है ना। कमेंट पास हुआ। अभी तो वो डीजी, अरे उस पर पहले वीडियो बनाया था, डीजीपी साहब ने बोल दिया कि जो आदमी थार रखता है, बुलेट रखता है, उसका माइंडसेट देखो, मानसिक प्रवृत्ति उनकी वैसी है, इनको तो जरूर चेक करो। तो हमने उस पर एक वीडियो बनाया। मुझे नहीं पता ना वो उनका वीडियो वायरल होगा, हमारा भी वायरल हो जाएगा। हमने कहा अरे भाई साहब, डीजीपी साहब क्या बोल दिया, ये बनिए के लोंडो ने कार ले ली है, ये बेटियां मेरी देखो ये थार चलाती हैं, ये बेटा अभी कॉलेज पढ़ रहा है ये थार चलाता है। हमने बनियों के बच्चों ने तो ये सोच के कहा था कि 18-20 लाख रुपए में एक बढ़िया सी कार आ जाएगी जो लाइफस्टाइल को शो करेगी। तो भैया हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम तो पूजा पाठ वाले बनिए, व्यापारी बनिए, अब कोई भैया दूसरी कार का ऑप्शन बताओ इसी बजट में आ जाए, थार को बेचकर वही ले लेंगे। ये वीडियो मेरे सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में बहुत वायरल हुआ। एक माइंडसेट बन जाता है, इमेज बिल्डिंग हो गई, इमेज बिल्डिंग कर दी उन्होंने यार। और मतलब मुझे क्या, लाखों लोगों को उस पर ऑब्जेक्शन रहा कि यार ये क्या बात बोल दी। मैंने तो इसलिए ली थी कि यार ठीक है मुझे ऑफ रोडिंग करनी है भाई, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैं सैटरडे संडे किसी दिन जाता हूँ ऑफ रोडिंग करता हूँ, ऑफ रोडिंग ग्राउंड पे जाता हूँ, वहाँ करता हूँ। मैं कोई स्टंट थोड़ी करता हूँ थार से। मेरे बेटे को पता है कि गाड़ी में नेविगेटर के साथ साथ स्पीड लिमिट भी लगी हुई है, 60 से ऊपर तो गाड़ी चलेगी नहीं हमारी, कितना भी रेस पैडल दबा दो। ये कितना इंपॉर्टेंट, इससे एक लेसन मिलता है। हाँ। कि इमेज अगर बिल्ड हो जाती है उससे बाहर आना। हाँ। अब मान लो जैसे आपकी बात करें, आपके बच्चे आके बोलेंगे थार, जैसे मान लो अभी नहीं खरीदी आपने, नहीं बेटा थार नहीं लेनी, पेरेंट्स के थार नहीं लेनी बेटा, बदमाशों की गाड़ी है। तो अपने नाक कट वो जाएगी। डीजीपी साहब ने बोला हुआ 20 है, लाख रुपए लगा के भी हर पुलिस वाला तुम्हें अगले चौराहे पे रोक लेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी इमेज का कितना ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इमेज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समाज जो होता है ना, समाज, एक व्यक्ति पॉडकास्ट में या सोशल मीडिया पे या सामाजिक दायरे में कितनी भी हवाबाजी कर ले, कुछ भी बोल ले कि मैं ये, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं तोप, मैं बम, मैं मिसाइल, मैं ब्रह्मास्त्र। समाज जो होता है ना वो आपकी एक बैलेंस शीट बनाता है हर 3 साल में। बस उसकी खूबसूरती ये है कि वो इतना शिष्टाचारी होता है कि आपके सामने आपकी बैलेंस शीट कभी खोलता नहीं है, पर आपके पीछे, आपके जानकारों में, आपके नोन लोगों में, आपके कम्युनिटी में आपकी बैलेंस शीट सबके पास खुली होती है
कि पिछले 3 वर्षों में ये व्यक्ति कहाँ था, आज ये कहाँ स्टैंड करता है। पिछले 3 वर्षों में इस व्यक्ति का क्या लेवल था, आज ये कहाँ स्टैंड करता है। पिछले 3 वर्षों में ये व्यक्ति किस तरह के लोगों के साथ था, आज ये कहाँ स्टैंड करता है। पिछले 3 वर्षों में सामाजिक दायरे में इसने कितना विकास किया है और ये कितना पीछे चला गया है। यदि आप कमाएंगे तो गाड़ी खरीद के दिखाने से लोगों को दिखाई नहीं देगा। यदि आप कमाएंगे तो आप कितना भी छुपाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि ये कितना साउंड बंदा है। तो जो बात मैंने कही थी कि घोड़ों का राजा और हाथी का राजा, समाज बैलेंस शीट वही बनाता है, राजा दोनों ही हैं, पर उसकी बैलेंस शीट समाज बनाता है। एक बैलेंस शीट हमारा सीए बनाता है, वो फाइनेंशियल बैलेंस शीट है, पर आपके व्यक्तित्व की बैलेंस शीट समाज बनाता है, और समाज उसको ऐसे सर्कुलेट करता है कि आपको कभी नहीं पता लगता। सीए जो बैलेंस शीट बनाता है वो आपको भी पता होता है और आपके डिपार्टमेंट को भी पता होता है, पर ये सामाजिक बैलेंस शीट सिर्फ समाज को पता होता है, आपके अलावा सबको पता होता है। कितनी भी हवाबाजी कर लो, इमेज बिल्डिंग केवल और केवल जो आपने किया है, जो वर्तमान में आप कर रहे हैं और जो भविष्य में आप करेंगे, उस पर निर्धारित होती है। और हर 3 साल में एक नई बैलेंस शीट आती है। यहाँ एनुअल बैलेंस शीट नहीं बनती, 3 साल की बैलेंस शीट बनती है। ये 3 साल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्या होता है कि ज़्यादातर बिजनेसेस में कहते हैं ना 3 साल लगते हैं। आप आज आपने बिजनेस शुरू किया, 1000 डेज पॉलिसी, पहले साल, हाँ पंजाबी में बोलते हैं हम तो कहते हैं पहला साल उसको एस्टेब्लिश करने में लगेगा, दूसरा साल क्लाइंटेज एंड मार्केट सेटअप करने में लगेगा, जिसमें आप ब्रांड बिल्डिंग ये सब कुछ करेंगे, और तीसरे साल आपकी बिजनेस की ग्रोथ लोगों को दिखाई देने लग जाएगी। तो समाज भी वही 3 चीज़ें देखता है कि कब इसने शुरू किया था, किस लेवल तक ये ले गया और कहाँ तक ले जा सकता है। मेरे को एक चीज़ तो समझ में आया कि आपने जो बिजनेस को सिलेक्ट करने का आपका फॉर्मूला बताया, लेकिन हम थोड़ा सा उसको और अलग लेवल पे लेके जाते हैं। एक मिडिल क्लास है, वो शायद इस सिनेरियो से नहीं सोच पाएगा, उतना बड़ा सेटअप शायद उसके दिमाग में भी नहीं भी होगा, आगे जाके हो सकता है। उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? उसको अगर अपनी इनकम बढ़ानी है जी, और 2026 आ रहा, उसको लगता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँ, तो वो कहाँ, वो हो सकता है जॉब में, हो सकता है बिजनेस में, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ना एक मिथ मैं यहाँ पर दूर करता हूँ। कुछ लोगों के मन में होता है कि मिडिल फैमिली पर्सन को इनकम बढ़ानी है तो उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, है ना। ये एक प्रश्न बहुत बार रहता है कि मिडिल फैमिली मैन को इनकम बढ़ानी है तो उसके पास एक लिमिटेशन है इन्वेस्टमेंट की। 5 से 6 लाख रुपए में एक पनवाड़ी की दुकान खुलती है, एक किराना स्टोर भी नहीं खुलता अच्छा सा। आप इस बात को मानते हैं? अगर आपको 20 बाई 20 का स्पेस दे दिया जाए सिर्फ 10,000 रुपये रेंट पर, और बोल दो कि माल भर लो इसमें किराने का, तब भी आपके 15-20 लाख रुपए लग जाएंगे। और अगर इससे भी बड़े बिजनेसेस करने हैं तो 5-6 लाख भी नहीं लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक लिफ्ट का बिजनेस है, एंड समवन इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ लिफ्ट, आइदर ही शुड और शी शुड हैव अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 to 10 करोड़ रुपीज। लेकिन दुनिया के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो हाथ जोड़कर खड़े हैं उनके सामने जिनके पास सेल है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हैं, इसके पास सेल है। और अगर आपके पास स्किल्स है तो आप सेल्स पर काम करेंगे। फेसबुक में 100 रुपये पर डे से लेकर कितने रुपए पर डे पर आप लीड जनरेट कर सकते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट आया? अभी आप कहते हैं 5-10 लाख रुपए, जिसमें पनवाड़ी की दुकान नहीं खुलती है। और मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे बिजनेस की जिसका टिकट प्राइस 10-12 लाख रुपए है, जिस इंडस्ट्री को लगाने के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगते हैं। और आपने क्या किया? उस इंडस्ट्री से एसोसिएशन किया कि सर आई वुड लाइक टू बी योर एसोसिएट पार्टनर, हम लोग ऑनलाइन लीड जनरेट करेंगे, आप थोड़ी ट्रेनिंग देंगे तो हम प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को बताएंगे, उस कंज्यूमर को आपके प्लांट पर विजिट कराएंगे या शोरूम पर विजिट कराएंगे, आप लोग डील करेंगे, डील क्लोज होगी तो उसका इंसेंटिव या परसेंटेज या प्रॉफिट मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर तो 10-12 लाख रुपए भी नहीं लगे। सही बात है। लीड जनरेशन में 100 रुपये पर डे में 10-12 लीड आ जाती हैं। तो मैंने तो बात की माइंड सेट की। मनी इज नॉट अ ऑब्स्टेकल टू स्टार्ट बिजनेस, माइंडसेट इज अ ऑब्स्टेकल कि 5-6 लाख में तो छोटा ही बिजनेस खुलता है। अगर आपको एक कैब ड्राइवर बनना है ना अपने पैसे कमाने के लिए, मिडिल फैमिली की, रात को कैब चला लिया करूंगा, तो भी 10 लाख से नीचे कोई गाड़ी नहीं आती है। नहीं आती। तो फिर 10 लाख में तो एक पनवाड़ी की दुकान नहीं खुलती और हम कैब ड्राइवर बन रहे हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट बड़ा है तो आप देखिए कि लाइफस्टाइल के कौन कौन से बड़े प्रोडक्ट्स हैं। आज हमारी इंडस्ट्री में, मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री में, हमारे पूरे लगभग इंडिया में शोरूम है, या डीलरशिप शोरूम है, या फ्रेंचाइजी एक्सक्लूसिव स्टोर है। तो इतने सारे लोग जो आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सब लोग एसोसिएशन ही तो करते हैं कि सर यू हैव मॉड्यूलर किचन एंड आई हैव क्लाइंट्स। इफ समवन इज अ मिडिल पर्सन और मिड फैमिली पर्सन, वो कहता है कि ठीक है सर मैं इस बिजनेस को समझना चाहता हूँ, जबकि एक शोरूम पर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है, क्योंकि 3,000-4,000 स्क्वायर फीट का शोरूम होता है, 1 करोड़ रुपए लग जाता है। वो बिना 1 करोड़ रुपए लगाए
शोरूम ओनर के पास जाता है और कहता है सर आई वांट टू बी एसोसिएट पार्टनर एंड आई विल जनरेट लीड्स, तो कितने रुपए पर डे? 100 रुपये पर डे, मतलब 3,000 रुपये महीने में आप वो काम कर सकते हो जिसका टिकट प्राइस 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। दैट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, दैट डजंट मैटर हाउ मच मनी यू हैव। और मैं कहता हूं कि 3,000 रुपये भी नहीं है, वो कहता है कि ठीक है कि सर मुझे इस बिजनेस को करना है, और किसी के पास भी जाकर अगर हम कहते हैं आई वांट टू बिकम योर एसोसिएट पार्टनर एंड आई विल जनरेट लीड फॉर यू, विल यू सप्लाई मी मटेरियल, गिव मी द ट्रेनिंग? कहेगा भाई साहब सेल्स किंग है आप, आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। एक बंदा मुझे आके बोल दे सर मैं 10 लिफ्ट लगवा सकता हूँ, मैं हाथ जोड़ के मैं खड़ा हो जाऊंगा खुद, सर आप मेरी सीट पर बैठिए, 10 लिफ्ट का मतलब 1 करोड़ का बिजनेस हो गया। अब वो बंदे को करना क्या है? किसी भी कंपनी जिसका बिजनेस आप करना चाहते हैं उनसे बातचीत करो, उनसे प्रोडक्ट कैटलॉग, ब्रोशर, इंफॉर्मेशन, किस तरह के क्लाइंट हैं, क्या मार्केट सेगमेंट है, कहाँ प्रोडक्ट बिकता है, क्या कंज्यूमर को मेरे को बताना है ऑन टेलीकॉलिंग। टेलीकॉलर भी तो यही काम करता है। फेसबुक ऐड चलाओ यार, 100 रुपये पर डे से लेकर 500 रुपये पर डे, जो आपका रिस्क एपेटाइट है। अभी हम 10 लाख की 5 लाख की बात कर रहे हैं, तो रिस्क एपेटाइट कितना हो गया? 15,000 हो गया 500 रुपये पर डे से। 15,000 में 150-200 लीड आती हैं। आप राइट कम्युनिकेशन करो, शोरूम पर विजिट कराओ, क्लाइंट से डील करवाओ और अपना इनकम लो। दैट इज ऑल्सो इनकम, दैट इज पार्ट ऑफ इनकम। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, मान लो 15,000 का रिस्क भी नहीं ले सकते, तो अपने माइंड में, अपने दिमाग में साइकिल दौड़ाओ कि आपके मोबाइल फोन में जितने नंबर हैं उनमें से कौन कौन से बंदे जिनका घर बन रहा है, नया बन रहा है, घर, मकान, कोठी, बंगलो, फार्म हाउस, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, या तो बन रहा है, रिनोवेशन हो रहा है, तो हर जगह किचन चाहिए, हर जगह लिफ्ट चाहिए, हर जगह स्टोन चाहिए, हर जगह टाइल्स चाहिए, हर जगह सैनिटरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए। सबसे करो ना एसोसिएशन। अल्टीमेटली अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कम से कम उस तरह का माइंडसेट तो आपको बन नहीं पाता ना सर। जेब में है 2 लाख, तो मैं ऐसे कैसे बिजनेस की बात कर लूं जिसमें 10 करोड़ इन्वेस्ट होगा? तो मैं सोचूंगा ही उसके आसपास का बिजनेस। 2 लाख में क्या खुल सकता है? 2 लाख में यार एक EMI पे कैब लेके ड्राइवर को दे देता हूं, तो मेरे को वो 3,000 रुपये पर डे कमाएगा, इतनी मेरी EMI भर जाएगी, तो मुझे 1,000 रुपये पर डे बचेंगे, 30,000 रुपये बच गए। पता लगा कैब ड्राइवर को गाड़ी खरीद के दी है, उसने गाड़ी एक्सीडेंट मार दी, सारा नुकसान हो, और 15 लाख का लोन आपको भरना है। माइंडसेट मतलब आपके सर्कल के लोग कौन है? माइंडसेट कैसे बनाएं? आपको क्या बिल्कुल सिंपल है। देखिए, माइंडसेट बनाने के लिए आपको उस कम्युनिटी में बैठना पड़ेगा। अब वो कम्युनिटी कहाँ से मिलेगी? आपको पता है कि बिजनेस या किसी भी इंडस्ट्री में ऊपर के लेवल के लोग नीचे के लेवल को आने ही नहीं देते हैं, एक एंट्री बैरियर लगा हुआ है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप किसी भी एंट्री बैरियर को तोड़कर कहीं भी घुस सकते हैं। जैसे PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, BNI, राउंड टेबल, सहायक बिजनेस ग्रुप, BT, जीतो जेंट्स का जो है, और भी सामाजिक संस्थाओं की बात करूं तो बिजनेस एसोसिएशंस बनी हुई हैं बहुत सारी। आप कोई भी मेंबर बन सकते हैं, कहीं भी मेंबरशिप ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 15,000 रुपये 1 साल की मेंबरशिप है। आपको कुछ नहीं करना, 15,000 देने हैं। वो जब मीटिंग होगी आपको बुलाएंगे, आप सभी उन बिजनेस ओनर के बीच में बैठ जाएंगे जो कहेगा मेरा 5 करोड़ का है, मेरा 10 करोड़ का है, मेरा 50 करोड़ का है। जिससे समझ में आता है उससे नेटवर्क डेवलप करो, उसके बिजनेस में जाओ, उनसे कहो सर मेरे पास लीड्स हैं, मेरे पास डेटा है, कैन यू सपोर्ट मी? एवरी बिजनेस ओनर विल शेक हैंड विद यू इफ यू विल से आई हैव ए लीड। कहाँ लगे सर इन्वेस्टमेंट? 1 साल में 15,000 रुपये लगे हैं। सोचने का तरीका है ये, मतलब ये कितना सही तरीका है। आपको ट्रेनिंग नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, आप वहाँ पे अपने आप ट्रेनिंग लेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा बेनिफिट होगा साथ साथ, लेकिन एक अपने एसोसिएशन चेंज कर लिया बिल्कुल, तो आपका माइंडसेट चेंज हो गया। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। तो मुझे जो बिजनेस करना होता है, मैं उस इंडस्ट्री की जो एसोसिएशन है, मैं कुछ भी नहीं करता। पता है, मुझे अगर कोई नया बिजनेस करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे टेक्सटाइल में जाना है, तो मैं कहाँ ढूंढूं, किससे ढूंढूं, किससे बात करूं, किससे क्या पूछूं, किससे कहूँ कि जी ट्रेनिंग दे दो, प्रोडक्ट दे दो, सप्लाई कहाँ से आएगी, क्या? मुझे करना ही क्या है? मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की EPSI, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसके सारे डिवीजन है। टेक्सटाइल अलग है, फिर स्टील इंडस्ट्री अलग है, गारमेंट्स अलग है, FMCG अलग है। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3500 रुपये फीस देकर उसका मेंबर बन जाना है। अब उनकी जब मीटिंग आएगी तो मेरे पास एक लेटर आएगा, मुझे उस मीटिंग में पहुंच जाना है। उस मीटिंग में मुझे लोगों से इंट्रोडक्शन करना है, जो बंदा अच्छा लगे उसके ऑफिस पे विजिट करनी है, उनसे बोलनी है सर आई वुड लाइक टू बी योर एसोसिएट। वाह, वंडरफुल, इजी, ग्रेट। अब हम पॉडकास्ट के लास्ट सेक्शन की तरफ चल रहे हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और उसको और सर ये मतलब लोग ना इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते एकदम से, यार ऐसे कैसे हो सकता है?
मैं इसलिए सब कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ट्रेनिंग में हूँ, खुद मैंने लोगों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। और हमारे पॉडकास्ट पे जब बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो हमारा पर्पस क्या होता है, ऑडियंस तक क्या लेके जाएं? जी, रियल केस स्टडी लेके जाएं। जैसे मैं, जब आपका इंट्रोडक्शन होगा तब मैं जब हम बात करेंगे इसके बारे में, तो पता लगता है कि यार रियल केस स्टडी जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हो या उतना अचीव किया हो, जी। तब उसे बोलते हैं पीक परफॉर्मेंस। और सर मैं तो आपसे आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सकता है एज अ पॉडकास्ट में मैं एज अ स्पीकर आया हूँ, बात कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू माई इंडस्ट्री वे यू विल कम टू नो कि यार जो बंदा बोल के गया था ना, कम से कम उसका 2% तो है ही यहाँ पर सब कुछ। आई लाइक टू शो यू हाउ वी मैन्युफैक्चर मॉड्यूलर किचन, हाउ वी मैन्युफैक्चर these all kind of lifts, how we manufacture for LEDs for the government and PSU departments। अभी तो नेशनल हाईवे भी मेरे पास आया है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, जितने भी LEDs आप देखते हैं कोटक महिंद्रा के, इंडसइंड बैंक का भी मेरा डील हुआ है। Okay. और इस तरह से हम लोग जो कर रहे हैं वो चीज़ देखेंगे तो और मज़ा आएगा। तभी बोलते हैं पैसे को पैसा खींचता है। जब आप अपना नेटवर्क चेंज करते हो, अपना माइंडसेट चेंज करते हो, कंप्लीटली एग्री। अच्छा, दो चीज़ें इसमें पूछनी है, वो मुझे ऑडियंस के लिए पूछनी बहुत ज़रूरी है। आप जब बैठते हैं अपने बच्चों के साथ जी, क्योंकि आपके बच्चे उसी एज के हैं जिस एज में अभी हमारा यंग इंडिया है। हाँ, Gen Z वो आपने 20 से 30 बोला, वो पूरा है बेटा। हाँ, 20, एक 23, एक 25। तो क्या आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे, या क्या ये बोलेंगे ये नहीं किया तो बहुत कुछ स्टेक पे जाएगा जी, और ये कर लिया तो कोई रोक नहीं सकता? मैं सच बताऊं आपको बात, मैं अपने बच्चों को कभी एडवाइस ही नहीं देता। Okay. मैं क्या करता हूँ, मेरा पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने आपको कहा ना, बेटी से मैंने ये नहीं कहा कि बेटा ट्रांसफॉर्म करो, बेटी से मैंने कहा हस्बैंड कैसा चाहिए, तो उसने सारी डिज़ायर बता दी। मैंने कहा उसकी भी बेटा सेम डिज़ायर होगी। अब मैंने कुछ नहीं कहा ना, मेरा बेटा जब हमारी फैमिली में ना, हमने ये शुरुआत से डिसाइड नहीं, मतलब बाय चांस ऐसा हुआ कि एक बेटी ने कॉमर्स, एक ने आर्ट्स, एक ने साइंस, Okay. तीनों अलग अलग स्ट्रीम में। एक जुडिशरी में जाएगी। तो जुडिशरी में जाने की चाहत कैसे पैदा की मैंने, मेरे सर्कल के जितने लोग हैं, SDM हैं, IPS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, उनके सर्कल के थ्रू जब भी हम अपनी डिनर पार्टी में जाते तो मैंने उसको ऐसी जगह बैठा था ना जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ है या जज बैठे हुए हैं वहाँ पर, इस तरह की लॉबी के जो लोग हैं। तो वो देखती थी कि यार एक IAS ऑफिसर की लाइफ अलग है, एक IPS की अलग है, एक जज की अलग है। फिर उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराने के लिए मैंने अपने सर्कल, क्योंकि देखिए जब आप आगे बढ़ते सर्कल बन जाता है, तो मैंने अपने बच्चों को इंटर्नशिप कराई, द वन डे दैट इज कॉल्ड। ये कोई यूट्यूब पर नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और पहली बार किसी पॉडकास्ट में ये बात बता रहा हूँ, सिर्फ मेरे लोग जानते हैं जो मुझे ऑफलाइन जानते हैं। मैंने अपने बच्चों को ना वन डे इंटर्नशिप कराई, वन डे इंटर्नशिप इन डिफरेंट इंडस्ट्री। तो एक बार मेरी बेटी बोली कि डैडी UPSC करके ना IPS ऑफिसर बनेंगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड डिप्टी कमिश्नर है, तो सारी फैसिलिटीज़ और सब ऑरा और सब दल बल अस्त्र शस्त्र सब वो देखती है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसा है कि आपकी भतीजी ना एक मतलब रिसर्च कर रही है, तो उसमें के साथ ना एक दिन बेटी अ डे विद SDM करना चाहती है। कोई रिकॉर्ड कुछ नहीं कहेंगे, वन डे वो आपका ऑब्जर्वेशन करेगी कि भाई क्या लाइफस्टाइल होता है। तो एक दिन वहाँ नहीं करे, डैडी ACP DCP तो कुछ नहीं, SDM तो राजा होता है। फिर एक मेरे फ्रेंड है, मैंने उनसे कहा कि यार कोई जज हैं जिनके साथ मैं सिंगल डे इंटर्नशिप कराऊं। उन्होंने कहा हाँ मेरे ऐसे फ्रेंड है। मैंने वन डे जज के साथ, फिर एक दिन लॉयर के साथ, क्योंकि भाई जज बनेंगे तो पहले लॉयर बनना पड़ेगा। फिर एक दिन कॉर्पोरेट बिजनेस लेडी के साथ, मेरे एक बैच के पार्टिसिपेंट थे। मैंने कहा मैडम आप आज आपके साथ बेटी रहेगी, वो फुल डे आपको ऑब्जर्व करेगी। फिर एक दिन एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर के साथ कि उसकी बेटी भी वर्किंग है, आपको वहाँ काम करना है। 15 डेज 15 इंटर्नशिप। मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैंने कहा ये 15 डिपार्टमेंट मैंने तरीके के अलग अलग जॉब प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल, प्रोफेशनल प्रोफाइल में आपको भेजा, चूज एज पर योर चॉइस, आइदर लर्निंग बाय डूइंग। एंड शी डिसाइडेड आई वुड लाइक टू बी ए जज, क्योंकि ये ACP हो या DCP हो या SDM हो या ये हो या ये हो, ये सब जाके कोर्ट में ऐसे खड़े होते हैं। एंड शी सेड कि डैडी आई हैव टू डू दिस। अब मुझे लगा हमारी फैमिली में कोई मतलब पास्ट परफॉर्मेंस में कोई एडवोकेट नहीं है और बेटी एडवोकेसी करेगी, तो आपको लगेगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ। जब वो एडवोकेट होगी तो उसके पास दहेज के केसेस भी आएंगे, रेप के केसेस भी आएंगे, ब्रूटल मर्डर के केसेस भी आएंगे। तो टेबल डिस्कशन में वो कैसे हेजिटेट करेगी, अपने बाप से कहेगी डैडी वो रेप केस में ऐसे हो गया, उस विक्टिम के साथ ये हुआ। हाउ शी विल से लाइक दैट। एक तो गैप रहेगा ना फादर में, मदर में। सो व्हेन शी वाज इन 12th क्लास एंड शी वाज विलिंग टू डू
तो आपने PA इंटर्नशिप कौन सी एज में करवाई? 12th के बाद, सबकी 12th के बाद शुरू हो गई थी। कॉलेज आए थे, कॉलेज की छुट्टियां होती हैं तब से। सो आई डिसाइडेड टू गेट एडमिशन इन LLB व्हेन शी वाज इन 12th। आपने एडमिशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने LLB में एडमिशन लिया, ओके, ताकि जब वो बोले तो उसको हेजिटेशन ना हो कि जिस लॉ पर हम बात कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं, ओवर द पीरियड। क्योंकि जब आप कुछ करते हैं तो आप समाज को बताते हैं, अरे मैं तो लॉ कर रहा हूँ, अरे मैं तो लॉ फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया, अरे मैं तो लॉ सेकेंड ईयर में हूँ। धीरे धीरे मैंने देखा कि इसका प्रभाव ना, दुष्प्रभाव व्यापार पे पड़ने लगा। अरे यार वकील आदमी है, टेढ़ा बंदा है। अच्छा, You got my mind. So I dropped. After the exam of second year, I dropped. And I said to my wife, now you should join LLB. तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जब मैंने सेकेंड ईयर कर लिया तो मुझे समझ में आ गया कि इसका दुष्प्रभाव मेरे व्यापार पे आएगा, क्योंकि वकीलों से कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, चाहे वो सज्जन पुरुष क्यों ना हो। ट्रू। ठीक है, तो मैंने अगेन इमेज, बेटी मेरी आ गई सेकेंड ईयर में, BA सेकेंड ईयर में। तो मैंने वाइफ को बोला आप LLB में एडमिशन लो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये LLB करेगी तो आप उसके सीनियर बन जाओगे। अब मेरी वाइफ ने जो एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सारा सब्जेक्ट मैंने उसको पढ़ाया। कॉन्ट्रैक्ट लॉ मैंने पढ़ाया, लॉ विधि मैंने उसको पढ़ाई, और बाकी सब्जेक्ट जो मैंने पढ़े थे वो मैंने पढ़ा दिए उनको। अब वाइफ के पास और मेरे पास एक डिस्कशन हो गया कि रोज़ रात को बात कर रहे हैं, तो वो वाला एग्ज़ाम कैसा हुआ, वो लॉ कैसा हुआ, ये कैसा हुआ। इन बिटवीन बेटी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो उसने क्रैक किया एंड शी गॉट एडमिशन। जब मेरी बेटी सेकेंड ईयर में आई, मेरी वाइफ जो थी वो एडवोकेट हो गई और मैं 1/3 एडवोकेट हो गया। 2/3 एडवोकेट हो गया। अब जो टेबल डिस्कशन है वो चेंज हो गया। अरे बेटे उसमें वो वाला केस स्टडी देखा आपने, वो देखा, वो देखा। अब उस सर्कल को चेंज करने के लिए मेरे पास जितने सर्कल के एडवोकेट्स थे वो सबके साथ बेटी का पॉडकास्ट कराया मैंने। अच्छा, एक सीनियर एडवोकेट एक फ्रेशर को या यंगस्टर को एंटरटेन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन पॉडकास्ट में करेगा। लेकिन पॉडकास्ट में वो अपना सबसे बेस्ट कंटेंट उसको देके जाएगा। एग्रीड। शी वाज थिंकिंग कि डैडी मैं करूं क्या। मैंने कहा देख पहले तो अपना सिलेबस रिवाइज करने के लिए क्या करेगी कि नोट्स बनाऊंगी और पढ़ूंगी। मैंने कहा नहीं, वीडियो बना। एक वीडियो में तू 5-6 बार रीटेक लेगी क्योंकि अभी तू फर्स्ट टाइम बना रही है। तो अपने पूरा सिलेबस का उसने वीडियो बनाया, तो उसी के कॉलेज के स्टूडेंट्स के वीडियो देखने लग गए। और जो सीनियर, अच्छा बेटे तुम्हारा तो मैंने फर्स्ट ईयर वाला वीडियो भी देखा था। अब सीनियर को बोलते हैं कि एडवोकेट प्रगति गुप्ता एंड सर मेरा चैनल, अरे हाँ हाँ आपकी वीडियोस देखी है सर, आपके साथ एक पॉडकास्ट करना है। अगर वो कई बार कहते हैं कि ठीक है बताएंगे, तो सर वो एक्चुअली डॉक्टर अमित माहेश्वरी इज़ माई फादर, इनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। वो कहते चल ठीक है 1.5-2 मिलियन है ना, इनके साथ करते हैं। अब मेरे साथ आए हैं कि साथ में एक और एडवोकेट है, तो शी इज़ गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद टॉप मोस्ट लेवल के लोगों के साथ, सीनियर जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, अटॉर्नी जनरल, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स। तो मैंने उसको उस लॉबी में काम करने का एक ट्रैक बताया कि बेटा ऐसे काम होगा। फाइन, एंड दैट इज द रियल एग्जांपल ऑफ योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। यस, लोग इस स्टेटमेंट को बहुत यूज करते हैं, इसका प्रैक्टिकल नहीं करते। ये आपने प्रैक्टिकल यूज बता दिया। तो कैसे आपने इंटर्नशिप कराई, कैसे फिर उसके बाद पॉडकास्ट में कन्वर्ट किया, कैसे अब आप उस सारे बिजनेस को कन्वर्ट करके इधर ले आए। सेम एज माई सेकेंड डॉटर, शी वॉज नॉट विलिंग टू मेक वीडियोज। ओके, सो मैंने कहा क्रिएटर समिट में ले चलता हूँ इसको, जिसके 10-20-50 हज़ार फॉलोअर हैं, लोग उसके चिपक के पढ़ रहे हैं, भाई साहब क्रिएटर क्रिएटर क्रिएटर, है ना, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर। तो मैंने कहा बेटा जिस दिन तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स हो जाएंगे ना, यू विल फील चेंज कि एट अ सर्टेन प्लेस आई एम अ सेलिब्रिटी। यू नॉट मे बी अ सेलिब्रिटी एवरीवेयर, बट वेन एवर यू गो टू द राइट प्लेटफॉर्म यू विल बी सेलिब्रिटी। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स कॉलेज में ही हो गया कि यार हमारे कॉलेज की लड़की है, ये तो वायरल है, इसे बुलाओ यार इसको स्टेज पर। तो शी इज सेलिब्रिटी इन हर ओन कॉलेज। कौन से कॉलेज में? महाराज अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, ओके, बीटेक 4th ईयर। कितने फॉलोअर्स होंगे? 2 लाख 5,000 होंगे शायद। वाओ, बट एवरी वीडियो इज क्रॉसिंग मोर देन 8 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन। शानदार, मजा आ गया सुनकर। आज का पॉडकास्ट ये उसका जो बेस लाइन है ना, वो ग्रोथ माइंडसेट ही है, और ये अचीवेबल है। ये इसका एक रियल हमारे पास आज टेस्टिमोनी है हमारे पास। ऐसी बेटे ने जब इंटर्नशिप 15 डेज इंटर्नशिप में डिफरेंट इंडस्ट्री की, तो उसने कहा डैडी मेरे को तो IPS बनना है। क्योंकि मेरे बहुत डीप क्लोज फ्रेंड हैं, इज़ अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो जब उनके साथ रहा तो क्योंकि ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, बचपन से देखा है, भतीजा हमारा बड़ा हो रहा है, तो
उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया और काउंसिल किया, समझाया, उनको कहा नहीं डैडी मेरे को आईपीएस बनना है। तो ही इज इन बीए हिस्ट्री ऑनर्स, स्पेशली डिज़ाइन की मेरे को हिस्ट्री ऑनर्स लेना है ताकि मैं आईपीएस कर सकूं। एंड विद द ग्रेजुएशन ही इज ऑलरेडी हैविंग कोचिंग फॉर यूपीएससी एंड स्पेंडिंग 5 hours पर वीक विद आईपीएस ऑफिसर्स। अब वो कैसे होगा? मेरे तो 2-3 दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा वो भतीजा है आपका, एक दिन आपके साथ तो इंटर्नशिप कर ली, एक दिन अपने फ्रेंड जो दूसरे जोन में इनके साथ भी करा दो। कहते यार मैं फ़ोन कर देता हूँ, हेलो यार वो मेरा भतीजा आएगा, एक दिन आपके साथ रहेगा। अरे भाई साहब भेजो ना, कोई बात नहीं। तो जहाँ बंदा पहुँच नहीं सकता वहाँ आपका नेटवर्क पहुँच सकता है। वो कौन सी ऐड थी? वोडाफोन की ऐड थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये नेटवर्क की ताकत और ये तब होती है जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आते हो। बहुत बढ़िया। मुझे अमित सर बहुत मज़ा आया आज पर्सनली, आपसे मुलाकात आज पहली बार ही हुई थी, लेकिन सुना आपके बारे में था, मुझे चित्रेश भैया ने भी बताया था और आशीष जी ने भी बताया था। अच्छा लगा, काफ़ी कुछ आज सीखने को मिलता है। ऑडियंस को आज बहुत सारी चीज़ें मिली, मुझे पर्सनली मिली, क्योंकि मेरा बच्चा भी, जो मेरा बेटा है वो 15 साल का है। हमें भी मुझे समझ में आ गया जब मुझे इसको इंडस्ट्री में डालना होगा तो मैं इंटर्नशिप कहाँ करवाने वाला हूँ। अब लास्ट में मैं एक बात कहता हूँ सर, 3 तरह के सत्य होते हैं जीवन में। ओके। और तीनों चीज़ें बिल्कुल आप यस करेंगे, कंफर्म करेंगे, आपकी ऑडियंस भी कहेगी कि हाँ बिल्कुल ठीक है। पहला सत्य वो है सर जिसको हम बोलते हैं प्रमाणित सत्य। ओके, वेरीफाइड। वेरीफाइड है ना। दूसरा हो गया अनुभव का सत्य, और एक होता है शाब्दिक सत्य। अभी जो हमने बात की है, अब ये मैं ऑडियंस के लिए नहीं, आपके लिए पर्सनली बोल रहा हूँ। शाब्दिक सत्य वो जो मैंने यहाँ बोला है, प्रमाणित सत्य वो है जो इंटरनेट पे या आरओसी की साइट पे लिखा हुआ है। अनुभव का सत्य आपका करवाना है जो आप हमारी इंडस्ट्री में आएंगे। बिल्कुल। तो तीनों सत्य एक साथ करेंगे। शाब्दिक हो गया, प्रमाणित लिखा हुआ है, पर कई बार प्रमाणित सत्य पर भी विश्वास इसलिए नहीं होता कि अगर आपने सेब नहीं खाया और मैं आपको 100 बार बताऊं सेब मीठा है, और किताबों में भी लिखा है कि सेब मीठा है, तो आप मान लेंगे सेब मीठा है, पर आपको सेब की मिठास का स्वाद नहीं पता। मानना और जानना दोनों अलग अलग है। तो जो भी बात मैंने यहाँ बोली है, इसको हम अनुभव का सत्य बनाएंगे। बिल्कुल सर। एक दिन हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। डन डन है ना? बिल्कुल 100% मिलेंगे, आपके साथ लंच करेंगे, फिर हम लंच डिनर सर दोनों चीजें करेंगे। और लास्ट में एक बात बोल के कंप्लीट करता हूँ कि जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पीछे अगर वो 10 चीज़ों में सफल है तो 1000 चीज़ों में असफल हुआ होगा। उसके बिना वो 10 चीज़ों में सफल हो ही नहीं सकता था। लेकिन हर बार यदि आप उस असफलता से सीखने का प्रयास करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और जब भी मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने कविता लिखी। अच्छा। मोर देन 20 सॉन्ग्स। मल्टी टैलेंटेड हैं आप। मैंने अपनी प्रॉब्लम को ही लिखा, मतलब अलग से कुछ नहीं लिखा, जो चीज़ें आई वही लिखा। मोर देन 20 सॉन्ग्स बॉलीवुड में हैं। अच्छा। जो फिल्मों में गाने हैं, जो मेरे दिए हुए गाने हैं। अब एक गाना जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँ क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं कविता के रूप में बोलता हूँ। और उसकी एल्बम्स जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको एल्बम्स मिलेंगे उस पर, मल्टीपल एक्टर्स के साथ या जो फिल्म आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ। कि लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो लोग प्रॉब्लम से घबराते नहीं वही जीत हासिल करते हैं। कि हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे जो दिन में टूटा करते हैं। हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे जो दिन में टूटा करते हैं। जैसे प्रपोजल रिजेक्शन। हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे जो दिन में टूटा करते हैं। उस चंद घड़ी के सहारे, जब वो सपने देखता हूँ, उस चंद घड़ी के सहारे से जीता हूँ दिन के उजियारों में, और सपनों की बात किया करता हूँ हर सड़क गली चौबारों में। आंसू तो मेरे सूख चुके, रिजेक्शन इतनी बार हुआ है, एक बार पहली बार रोना आया, अगली बार कम और कम। आंसू तो मेरे सूख चुके, हंसने की चाहत गई नहीं, हर राह भटक कर कहती है तेरी हंसती है कहीं नहीं। पर सपनों का मालिक दिल, अरमानों का मालिक दिल कहता है मत रो ऐ नादा मन, मंजिल तुझसे है दूर सही पर तू मंजिल से दूर नहीं। जब मंजिल वो मिल जाएगी ये दुनिया जश्न मनाएगी, आकाश पे होंगे कदम तेरे शोहरत तुझको मिल जाएगी। हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे जो दिन में टूटा करते हैं। बहुत शानदार, गजब, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये मैंने कविता के रूप में बोला, वैसे ही गाना है पूरा, लेकिन हमें तो कविता के रूप में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत शानदार है। Thank you. ऑडियंस बाकी काम कर लेगी, वो ढूंढ लेगी, वो पीछे पड़ जाएंगे तो ढूंढ भी लेंगे सर।
और आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जब आप किसी के एक्सपीरियंस को सुनते हो तभी आपके ब्रेन में वो इग्निशन होता है, इग्नाइट होता है, आपका न्यूरल नेटवर्क नया बनता है, वो जब पाथवे बनता है तब वो कहलाता है ग्रोथ माइंडसेट। मुझे बहुत मजा आया सर, मिस्टर थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आज मुझे भी सर बहुत मज़ा आया, आपके प्रश्न इतने शानदार थे कि जवाब देने में भी मज़ा आ रहा था। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ निरंतर आप प्रगति की ओर अग्रसर रहें और ईश्वर